तो बच्चों जैसे देखे अभी 5-6 लोग आ गए आपके बीच में जो हमारे गेट 2021 में टॉपर्स हैं, और इनसे आप कम्युनिकेट करिए, अपने डाउट पूछिए, आप लोग अपना क्वेश्चन खुद भी प्रिपेयर करके रखिए। जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है प्रिपरेशंस के अंदर में, ठीक है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर उसके बारे में मतलब उसके क्वेश्चंस बना के रखिए आप लोग, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप कॉलेज के अंदर में या आप ड्रॉप लिए हुए हैं, सभी टाइप के। तो इन लोगों ने भी तो वो कोविड में ही तैयारी की थी ना, कोविड में ही प्रिपरेशंस किया था, और मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। हाँ, कुछ दिन तक ऑफलाइन इन लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू किए, टेस्ट प्रॉपरली दिए, और उसके बाद देखिए गेट में भी टॉप किए। जैसे उज्ज्वल का रैंक आपको मालूम है 75 रैंक है ऑल ओवर इंडिया, और एज ए फ्रेशर मतलब अभी कॉलेज में रहते हुए उन्होंने रैंक जनरेट किए, बीआईटी कॉलेज से पास आउट है। अभी वैद नहीं आया है, वैद भी आ रहा होगा, तो वैद का भी रैंक 99 है। संस्कार आपके बीच में है, 277 रैंक है, ठीक है। तो 77 ही है ना संस्कार, भूला तो नहीं हुआ है? नहीं सर 277 ही है। हाँ, चलो कुछ गड़बड़ होगा तो आप खुद बता देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जैनुल आपके बीच में है, ठीक है, उसका भी रैंक 800 के आसपास है। तो सभी टॉप 1000 के अंदर में ही है। तो गौरव भी आपके पास में है, गौरव का रैंक 1400 समथिंग है, हर्षित भी 1022 है, ठीक है। तो सबका रैंक यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो सब लोगों ने अपनी एक मेहनत की है अपने हिसाब से। किसी ने 6 महीने मेहनत की, जैसे गौरव ने तो बहुत कम टाइम था गौरव के पास, तो गौरव ने 6 महीने ही मेहनत की थी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रैंक जनरेट किया था, चूंकि वो सिर्फ ऑनलाइन उसने जनरेट मतलब यहाँ पे अटेंड की थी क्लासेस गौरव ने, और उसकी जो ब्रांच थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स थी, और 6 महीने ही पढ़ के उन्होंने 1400 रैंक के आसपास जनरेट कर लिया था, ठीक है। और घर की भी जिम्मेदारी थी और सब भी चीजें थी यहाँ पे, तो ठीक है, एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले उज्ज्वल से स्टार्ट करते हैं चीजें। तो उज्ज्वल, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ आप, कि कैसे प्लान किया आप गेट करना चाहिए अपने को। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं उज्ज्वल के बारे में, तो उज्ज्वल उतना सीरियस नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है। मुझे तो थोड़ा सा लगता था कि मतलब उतना सीरियस नहीं था स्टार्ट में जब इसने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव आया इनके अंदर में, काफी बदलाव हुआ, और उस बदलाव का एक मतलब बेनिफिट मिला इनको कि 75 रैंक उन्होंने जनरेट कर लिया। वैद्य भी आ गए हमारे साथ में, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम, ठीक है। तो वैद्य शंकराचार्य कॉलेज से पास आउट है अभी इस साल। नहीं, अभी तो एग्जाम लिखोगे ना यार, तो 2021 में एग्जाम भी तो बचा हुआ है एक सेमेस्टर का, ये हो गया है सेमेस्टर, नहीं सर बचा हुआ है। हाँ, तो अच्छा ये है। सेमेस्टर, आज ये सेमेस्टर का एग्जाम लिखें। देखिए, ये लोगों ने भी कॉलेज में रहते हुए, बैथ का भी रैंक 99 है, सुमिल भी है, सुमिल 6 सेमेस्टर में अभी 600 रैंक जनरेट किया है यहाँ पर। वेलकम सुमिल, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, आपके बीच में मलकीत भी आ गया हमारे पास। मलकीत का रैंक 199 है, और ये भी कॉलेज के अंदर में अंदर है। वेलकम मलकीत। तो आ गए, मैक्सिमम लोग आ गए आपके बीच में, और स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। फिर उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करिएगा, फिर उसका जवाब देंगे। तो हर कॉलेज के बच्चे यहाँ पर है आपके पास। गौरव बिहार से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और बाकी सब मैक्सिमम आपके छत्तीसगढ़ से बच्चे हैं। तो उज्ज्वल, आप स्टार्ट करो कि कैसे अपने आप को, मतलब आप जैसे स्टार्टिंग में आप उतना मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन फिर उसके बीच में कैसा क्या हुआ, क्या मोटिवेट हुए, अपने आप को मतलब पूरा लगा दिया और टॉप 100 में रैंक जनरेट कर लिया, तो कैसे पॉसिबल हुआ? यस सर। तो स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि मतलब थर्ड सेम में ना कॉलेज से इंडक्शन क्लास होता है कंप्यूटर साइंस का, मतलब हर ब्रांच में होता होगा। तो उसमें पूछे थे कि आपको आगे क्या करना है, या मास्टर्स करना है या फिर जॉब जाना है या फिर स्टार्टअप वगैरह कुछ करना है अपना। तो उस समय क्या मेरे पास कुछ जवाब नहीं था, मतलब जितने भी ऑप्शन बोले थे मतलब कुछ चूज नहीं कर पाया था मैं, मतलब जितने ऑप्शन थे। तो फिर मैं सोचने लगा कि अब आगे करना क्या है, मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था जॉब लेने का या फिर गेट का, क्योंकि मेरे को रहना तो टेक्निकल चीज में ही था। फिर मैं देखा कि जॉब उतना अच्छा लगता नहीं है बीआईटी से, मतलब अराउंड सर्विस बेस्ड कंपनी में लगता है। तो मैं गेट का ऑप्शन चूज करा, और मैं सोच रहा था कि बाद में ज्वाइन करूंगा 5th 6th 7th सेम में। लेकिन ऐसा हुआ था कि एक फ्रेंड है, उसको स्कॉलरशिप टेस्ट देना था, तो वो बोला था चल भाई दे के आते हैं अपन लोग। तो मैं आ गया था टेस्ट देने,
और क्या हुआ था, लकीली टेस्ट में अच्छा रैंक आ गया था तो स्कॉलरशिप अच्छा मिला था। तो इस केस से मैं ज्वाइन कर लिया था 4th सेम में ही। और सर से भी बात हुआ था उस समय कि कैसे सर अभी ज्वाइन करना सही रहेगा कि नहीं, तो सर ही बोले जितना जल्दी करोगे उतना सही रहेगा। तो ऐसे में ज्वाइन कर लिया था 4th सेम में ही। अब क्या होता है, सर भी एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं ना, जैसे 4th सेम में सी और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जो आपके कॉलेज के सब्जेक्ट साथ ओवरलैप करेगा। वो काफ़ी हेल्प करता है कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स भी निकालने को। तो ऐसे ही चलते चलते 4th सेमेस्टर तो निकल गया, CDS पढ़ा, TOC, आई थिंक TOC एडा पढ़ा था और डिजिटल हो गया था। ये 5 सब्जेक्ट हो गया था। उस टाइम ऐसा था 4th 5th सेम में उतना ध्यान से नहीं पढ़ा था मैं, मतलब कोचिंग भी रेगुलरली अटेंड नहीं करता था, नोट्स भी प्रॉपर्ली नहीं बनाया था मैं स्टार्टिंग में। फिर ऐसा तो था गेट करना ही था, तो मैं सोचा 6 सेम से डिसाइड कर लिया था फेब में अराउंड कि अब करना पड़ेगा, एक ही साल बचा है। और रिजल्ट्स भी आ रहे थे, मतलब 2020 का रिजल्ट देख के काफ़ी मोटिवेशन आया था कि हाँ सर अपने सीनियर निकाले हैं जो जिनसे जान पहचान है, तो अपन भी निकाल सकते हैं। तो वही सोच के मैं 6 सेमेस्टर में अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर्ली, मतलब जितने सब्जेक्ट्स थे उसको फर्स्टली कंप्लीट करा और रिवीजन प्रॉपर्ली करता था और टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो 6 सेम से ऐसा था कि अब करना ही है टाइप से, और बाकी सब चीज़ छोड़ दिया था, मतलब जो एक्स्ट्रा काम होते जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग और प्रोजेक्ट वगैरह तो मैं उतना खास बनाया नहीं था, बाकी सब छोड़ दिया था। तो वही फाइनल, और कोविड भी आ गया था तो काफ़ी हेल्प किया, वो टाइम काफ़ी मिलता था और कॉलेज के भी उतना अटेंड नहीं करता था मैं, मतलब चालू करके छोड़ देते जैसा वही चीज़ करता था, तो काफ़ी टाइम मिला। आप लोग के पास भी ये टाइम, अभी फिर से कोविड आ गया सेकेंड वेव जैसे, तो इस बार भी अच्छा मौका है कि टाइम मिलेगा और इस बार तो रहेगा लग रहा है अभी, तो काफ़ी अच्छा मौका है तुम लोग के लिए भी। सर म्यूट हो आप। हाँ वैद, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा आप कि कैसे स्टार्ट किया था आपने। सर मेरा भी मतलब वैसा ही था। मेरा तो मेन वो मिला कि हॉस्टल में देखा मैं, यहाँ पे मेरे सीनियर लोग पढ़ते थे तो गेट के लिए काफी मतलब लगे रहते थे उन लोग। तो वहां से मेरे को लगा कि खाली बैठने से अच्छा तो गेट के लिए पढ़ लो या और कुछ कर लो। तो वहां से फिर गेट का मोटिवेशन आया। फिर जैसे ही मतलब 4th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ तो तुरंत मतलब मैं यहाँ पे कोचिंग को ज्वाइन करने आ गया था कि मैं करना ही है गेट करके। और मेरे को पता था कि इसके बाद मतलब होना ही है गेट, क्या बोलते हैं अपना, गेट का स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होगा और इसके बाद ज्वाइन करना चाहिए, सही टाइम यही रहता है। तो मैं वहाँ पास से कर लिया था। फिर धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर कोविड आ गया। कोविड में तो काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि मतलब सब चीज़ घर में हो गया था तो एकदम ऐसे कंफर्ट जोन में बैठ के सब चीज़ करना। और यहाँ पे टाइम भी काफ़ी निकल जाता था, जैसे हॉस्टल में रहते थे तो मस्ती वस्ती ये सब में टाइम बहुत कम मिलता था। तो इसके कारण यहाँ पे तो बेनिफिट मिला उसमें। और फिर पढ़ाई में वही सी के टेस्ट में मेरा भी अच्छा स्कॉलरशिप में आया था तो उसी कारण काफ़ी बेनिफिट भी मिला। और फिर मोटिवेशन तो बार बार मतलब हाई होता ही रहता है यहाँ पे, इंटरेक्शन होगा ये सब से। तो हेल्पफुल तो मतलब सब जगह से मतलब हेल्प मिली। और फिर सीनियर लोग भी रहते थे थोड़े बहुत जिनके साथ मैं टच में रहता था, तो वहां से भी हेल्प मिल जाती थी। सभी से कॉमन क्वेश्चन है अब कि आप लोग जैसे अभी अभी कोविड फिर से आ गया है, तो कोविड में सारे बच्चे फिर से क्या है, डिमोटिवेटेड है चीजों को लेकर। तो आप लोग कैसे, मतलब कोविड के टाइम में कैसे कैसे अपने टाइम्स को यूटिलाइज करते थे आप लोग? ठीक है, मतलब कैसे अपना टाइम टेबल आप लोग ने बना लिया था कि हमको कोविड में इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से ये भी बच्चे जो है अपने आप को मतलब ला सकते हैं ना, उस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं ये लोग भी। मतलब कितने आवर्स आप लोग पढ़ते थे कोविड के अंदर? अभी जो कि 6 महीने इनके पास टाइम है पढ़ने के लिए, काफी अच्छा टाइम इनके पास भी है। और कब से टेस्ट सीरीज के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते थे, मतलब आपका टाइम टेबल क्या रहता था। अब कोई भी बोल सकता है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा तो मतलब ऐसा था स्टार्टिंग में तो गड़बड़ होता ही था। जैसे नया नया कोविड हुआ था तो उस टाइम पूरे टाइम में घर में बैठे और टीवी सीरीज देखो, ये सब देखो, तो स्टार्टिंग में तो उतना नहीं बन पाया था फ्लो। लेकिन टाइम आते आते मेरे जैसे जैसे ही वर्कलोड वगैरह बढ़ता था तो फिर फ्लो मतलब अपने आप ही आ गया था। तो जैसे 8 घंटा 7 घंटा इस टाइप से ही होता था। तो मेरे हिसाब से मतलब सही टाइम है, 8 घंटा के आसपास सही टाइमिंग है। उतना अगर पढ़ रहे हो तो काफी है। तो कैसे, मतलब टाइमिंग जैसे मॉर्निंग से लेके रात तक कैसे यूटिलाइज करते थे आप? तो मॉर्निंग में तो मतलब
कोविड में ये हुआ था कि मैं ना जल्दी उठने की आदत डालता था, क्योंकि रात में यहाँ पे होता नहीं था मैं पढ़ाई, तो जल्दी उठता था मैं और फिर 10 बजे के आसपास बैठता था पढ़ने, और 1 बजे तक वो हो गया, फिर उसके बाद खाना खाओ, और फिर जैसे 2 बजे तक खाना खा लो, और ऐसे ही मतलब टीवी शोज वगैरह कुछ देखना रहता था वो देख लेता था बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए। उसके बाद फिर 2 से 5 6 जितना भी हो, फिर उसके बाद रात को 2-3 घंटा रिविजन टाइप से। एक दिन में एक सब्जेक्ट करते थे कि 2-3 सब्जेक्ट करते थे आप? और सब वो क्लास भी, मतलब, क्योंकि क्लास भी अटेंड करनी रहती थी हाँ आपको। सर, सब वो मतलब डिपेंड करता है कि जितना मतलब क्या क्या चीजें बची हुई है उसके हिसाब से। जैसे किसी का अगर क्वेश्चन बना रहा हूँ तो दूसरे का फिर रिवीजन भी हो सकता है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करता था मैं। मलकित, आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? आप मतलब कॉलेज उस समय क्या प्लान था? सर मेरा भी कुछ वैसा ही था। कोविड के टाइम तो सर मेरा उठना बहुत लेट हो गया था, 10-11 बजे तो उठता था मैं। पहले जब क्लासेस चलती थी तब अच्छा हो जाता था, फिर जब क्लासेस एंड हो गई और जब शिफ्ट हो गया दिन में तब थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, पर फिर मैं रात को ज़्यादा देर पढ़ता था। पर टाइम अच्छा मिलता था कोविड में, और मेरे कॉलेज में भी क्लास अटेंड करने के लिए उतना फोर्स नहीं करते थे, तो कॉलेज की क्लास में बहुत स्किप करता था। बस करना नहीं चाहिए, पर अब परमिशन दे रहे थे तो मैं कर लिया था। उसके बाद मेरा भी कुछ 8 घंटा ही पढ़ाई होता था। दिन में खाना खाने के बाद मैं बैठता था अच्छे से और सीधा फिर रात को ही उठता था, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेता था। उसके बाद रात को पढ़ने वढ़ने के बाद कुछ गेम वगैरह खेल रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं था तो बोरिंग था, तो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ कर लेते थे। तो नहीं, 199 रैंक लाना काफी अच्छा था। आपका टारगेट क्या था कि आप मतलब क्या इस टाइम को यूज करके कितनी रैंक आपने सोचा थी? 199 रैंक में ला लूंगा। मेरा टारगेट 200 के अंदर ही था, और मैं बहुत बॉर्डर में आया हूँ। मैं सोचा था कि और अच्छा ला सकता था, थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया तो रैंक कम हो गया, पर इतना था कि जितना सोचा था उतना ही आया है, बहुत ज़्यादा नहीं बुरा भी नहीं आया है। नहीं नहीं, रैंक तो आपकी अच्छी है, ठीक है, बुरा नहीं है ये। 199 रैंक फर्स्ट टाइम में लाना एज ए फ्रेशर बहुत अच्छी बात। तो उज्जवल, आपने कैसे, आपका दिन भर का प्लान क्या रहता था? जैसे मतलब आप दिन में अपना जो टाइम टेबल बनाए तो कैसे करते थे आप? मतलब टेस्ट सीरीज हो गया या आपका पढ़ने का जो सब्जेक्ट छूटा हुआ है उसको कैसे करते थे? मतलब कोविड के टाइम में आप कैसे वर्क करते थे? सर मतलब मैं ऐसा कर दिया था, जैसे कल के लिए मेरे को कुछ पढ़ना है तो मैं एक रात पहले डिसाइड कर लेता था कि क्या पढ़ना है। जैसे सीएन का किस टॉपिक को पढ़ना है या फिर रिवाइज करना है या कल कौन सा टेस्ट देना है। मैं एक मॉक टेस्ट का ना प्रॉपर एक्सेल शीट बनाया था कि कब मेरे को कौन सा मॉक टेस्ट देना है। तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम बचता है कि कौन सा मॉक टेस्ट। ऐसा भी हो जाता है ना कभी, आज सीएन का मन नहीं कर रहा है, दूसरे सब्जेक्ट का दे देता हूँ, वो टफ है। तो वो सब मैं नहीं करता था, एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना लिया था ताकि अच्छे से मतलब जिस दिन जो देना है वो प्रॉपरली दूं और ये सब ना करूँ, इधर उधर ना जाऊँ। तो कितने आवर्स आप कर लेते थे दिन भर में? सर 5 to 6 आवर्स पे ज्यादा नहीं करता था सर। हम्म, मतलब 5 to 6 आवर करके आप 75 रैंक ला लिए, सही बोल रहे हो? यस सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। हर बच्चों का अलग अलग रहता है, कोई कम पढ़ के अच्छा कर लेता है, कोई ज्यादा पढ़ के अच्छा करता है, सबका अलग अलग रहता है फिलहाल। चलिए, अभी और बाकी आप लोग भी बच्चों अपना क्वेश्चन जो अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। अब संस्कार के पास चलते हैं। संस्कार, अपने बारे में आप बताइए थोड़ा सा, और आपका प्रिपरेशन प्लान कैसे रहता था? दिन भर का रूटीन क्या रहता था आपका? सर कोविड से पहले तक तो वही सुबह कॉलेज, फिर सुबह कोचिंग, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद रिवाइज करना या क्वेश्चन बनाना था। फिर उसके बाद मतलब शुरू में तो इतना बर्डन नहीं था, तो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग हम दे देते। लेकिन फिर जैसे कोविड आया तो फिर तो कॉलेज का रोल ही चला गया, मतलब क्लासेस होती थी, ऑनलाइन होती थी, तो इतना ध्यान नहीं देते थे क्लासेस पे। और फिर टेस्ट का भी कुछ इन सेमेस्टर भी सब ऑनलाइन हो गए थे, तो इसीलिए कॉलेज वगैरह से तो कोई दिक्कत नहीं आई थी उस समय। बाकी हर ये था कि हर मंथ का टाइम टेबल हम लोगों ने बना लिया था कि ये नेक्स्ट मंथ ये सब्जेक्ट करने हैं या ये टेस्ट देने हैं, तो एक एक दिन पहले, मंथ शुरू होने से पहले टाइम टेबल बना लेता था मैं। तो फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करता था, तो फिर उससे स्पीड अप भी हो जाता है। और आपका टाइम सिलेबस टेबल कब, में मतलब आपने सिलेबस कब तक कवर कर लिया था? सर मैंने सोचा तो अक्टूबर तक था, लेकिन नवंबर लास्ट तक एंड हो गया था, मतलब सब कुछ ला के नवंबर एंड तक खत्म हो गया था। और टेस्ट और देना कब फिर से स्टार्ट कर दिए थे आप?
दिसंबर स्टार्टिंग वीक से। और मेनली टॉपिक का जो टेस्ट होता है वो जून से किए थे, और बाकी फिर मेन मॉक टेस्ट वो दिसंबर से स्टार्ट किए थे। जनरल आप कैसे प्रिपरेशन करते थे, आपका क्या रहता था प्लान? सर मेन यही रहता था कि मतलब रिवीजन भी करते साथ साथ में रहे, और जैसे जो सब्जेक्ट्स हो गए उसको भूले ना। मेन ये थिंग रहता है कि आप उस समय डीप से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो भूलने लग जाते हैं आगे जाके। तो उसका मटेरियल जो बनाया है, और मेन एक कॉपी बनाया था, उसमें मतलब जैसे टेस्ट दे रहे हैं या फिर रिवीजन ही कर रहे हैं, कुछ नया क्वेश्चन आया तो उसमें लिख दिए। क्वेश्चन भी मेरा ऐसा था कि क्वेश्चन भी लिखता था, आंसर भी लिख देता था, एक्सप्लेनेशन सिर्फ गलत गलत जो हो रहे, जैसे बन नहीं रहा क्वेश्चन एक बार में, तो उसका तो मेन यही करता था सर। और तो कुछ नहीं, बस नोट्स उसी समय क्लास के समय अच्छे से बना लो, और जब चल रही है क्लास उसी साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहो उसको, क्लास चलते चलते ही। तो डेली कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? लेकिन मतलब 6 घंटे ही सर, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं हो पा रहे थे। और लास्ट में? लास्ट में बढ़ गया था, लेकिन मतलब उतना भी नहीं बढ़ा था सर, जैसे 8 गया होगा शायद। मतलब अब ऐसा है कि पता नहीं चलता था कितना जा रहा है, पढ़ ले रहे हैं जब मूड कर रहा है, मतलब बना के रखे थे कि पढ़ना ही है अब, तो टाइम नहीं देखते। वेरी गुड। तो बच्चों, जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि जो उज्ज्वल इनकी रैंक 75 है, दिव्य वैद की रैंक 99 है, और मलकीत की रैंक 199 है, संस्कार की रैंक 200 समथिंग है, ठीक है। जनरल की रैंक भी जो है 800 समथिंग है, सोमिल 600 समथिंग है, और अभी सोमिल तो ऑलरेडी 6 सेमेस्टर में भी है, वो अब एग्जाम दिया है, 6 में ही है अभी, तो 6 में ही है। हर्षित अभी जॉब में था, अभी इसने अपना रिजाइन करके तैयारी किया और 1022 में। और गौरव भी हमारे साथ में, गौरव से भी आपका भी मुलाकात है। तो हर्षित, जैसे आप तो जॉब में थे, जॉब छोड़ के फिर तैयारी का प्लान कैसे बनाया आप, और कैसे अपने आप को मतलब पूरा मेंटेन रखे आप? जी सर, मतलब मेरे जितने बैच वाले थे सब गेट करे हुए थे, मतलब सबका अच्छा गेट रैंक आया हुआ था, जिनके साथ मैं कोचिंग में बैठता था। और मतलब एक तो वही था गेट करने का, शुरू से ही था, मैंने 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था कोचिंग, लेकिन फिर मेरी जॉब लग गई थी तो मैं छोड़ दिया था गेट का प्रिपरेशन। सोचा था कि कर लेंगे बाद में, सब करते हैं, जॉब करके भी चल पहुंच जाऊंगा कहीं ना कहीं, ऐसा करके। फिर मैं जब जॉब करने गया तो मेरे कुछ दोस्तों की इंटर्नशिप लग गई थी, और तो उनका ऐसा था कि सब वही काम कर रहे थे जो मैं कर रहा था, बट ऐसा था कि उनको पे बहुत ज़्यादा मिल रहा था कंपैरेटिवली। मतलब जब काम सेम करना है तो ज़्यादा पे करो ना, मतलब कम पे क्यों करना है, ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में आया। और ऊपर से फिर मतलब मेरे अराउंड काफ़ी सारे लोग हैं जो मास्टर्स किए हुए हैं, मेरी फैमिली में भी सब मास्टर्स किए हुए हैं। तो फिर वहाँ से मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मास्टर्स तो करना ही है करके, तो मैं जॉब के साथ साथ चालू कर दिया था प्रिपरेशन अपनी। जब ऑफिस प्री कोविड, मतलब जब जॉब कर रहा था कोविड के पहले ही, मेरा डेली 2-3 घंटा 3-4 घंटे चलता था मेरा, पढ़ लेता था ऑफिस के बाद में। बट फिर कोविड हुआ तो मेरे को घर आना पड़ गया, और मैं नागपुर में जॉब कर रहा था तो मेरे सारा मटेरियल नागपुर में ही था। तो फिर मेरा 3-4 मतलब मार्च से अगस्त तक मेरी पूरी पढ़ाई छूट गई। तो फिर मैं डिसाइड किया कि अब तो जॉब छोड़ के ही करूँगा करके, मतलब जब जॉब के साथ साथ सब नहीं हो पाएगा। और कोविड के बाद से ना ऑफिस का वर्क भी बहुत हो गया था, मतलब 12 घंटे 14 घंटे ऐसा काम हो रहा था मेरे डेली का। सुबह 9 बजे बैठता था, रात को 10-11 बज जाता था। तो फिर मैंने घर वालों से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि करना है गेट तो जॉब छोड़ लो, कोई इशू नहीं है करके। तो फिर अगस्त में मेरा लास्ट वर्किंग डे था, उसमें फिर सितंबर से मैंने प्रिपरेशन चालू की। सितंबर, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने मैंने प्रिपरेशन किया, और जनवरी से फिर मैंने टेस्ट चालू कर दिया था। वेरी गुड, आपका भी यहाँ पे पता चल गया सभी को। बच्चों, आप लोग अपना जो क्वेश्चन है अनम्यूट होके पूछ सकते हैं, तो जिससे ही आपको जवाब दे दे, ठीक है। आप लोग खुद ही क्वेश्चंस पूछे अनम्यूट होके। गौरव, आप भी बता सकते हैं आप कैसे प्लान किया और कैसे वर्कआउट किए। अनम्यूट होके पूछे क्वेश्चन आप लोग। गौरव बोल रहे हैं पटना से। एक्चुअली हम 2016 पास आउट हुए NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था।
अनफॉर्चुनेटली मेरा रैंक जो आया था उस पर हम ब्रांच सिलेक्ट नहीं कर पाए अच्छे अपनी पसंद का। उसमें आइडिया नहीं था कि कंप्यूटर साइंस ही मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल हो। मेरा मैथ इंक्लाइनेशन बहुत बढ़िया था, खासकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता था। तो हम गेट तैयारी करने के लिए अपना टीचिंग फील्ड में आए थे। एक्चुअली मैं वहाँ पे अच्छे से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था और कुछ बैकलॉग थे मेरे 6 सेमेस्टर में, तो कोर कंपनी में नहीं बैठ पाए थे। तो उसके बाद टीचिंग ही अच्छा एक ऑप्शन हमको लगा था कि हम गेट कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, ऐसा सोचे थे 16, बट हम टीचिंग में ऐसे फंसे कि हम दोबारा गेट का कभी तैयारी कर ही नहीं पाए। कुछ फैमिली प्रेशर था, बैकग्राउंड का वैसे। अचानक से मॉम एक्सपायर कर गई थी 2017 में, 7 फरवरी को मैम मेरी माँ एक्सपायर की थी और 9 फरवरी को गेट 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम। तो हम इसी में एग्जाम देने के लिए पहले सोचे थे, बट वो एग्जाम हम नहीं अटेंड कर पाए। उसके बाद हम गेट कंप्यूटर साइंस का प्लान किए। फिर ऐसा हुआ कि कोविड के कारण मेरा टीचिंग जॉब छूट गया था, तो हम अचानक से सर का एक सी लेक्चर यूट्यूब के थ्रू देखे, बहुत अच्छा लगा, तो सर का क्लास अटेंड करना शुरू किए। और लगभग 5-6 क्लास करने के बाद सर के तो बिल्कुल फैन ही हो गए थे। मतलब लगा कि कोई आगे के लिए अभी के लिए लाइफ में एक ही आदमी मिला है तो सिद्धार्थ सर मिले। और सी का क्लास किए, फर्स्ट सी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग कोआ, टीओसी, एल्गो रेगुलर पढ़ते गए और सर पे बहुत भरोसा रखे और पढ़ते रहे। ऐसा मतलब मई में सी का स्टार्ट किए थे, मई मंथ में, इसी टाइम में। और परफेक्ट टाइम होता है ये मई मंथ स्टार्ट करने का। 9 मंथ रहते हैं तो 6 मंथ काफी होता है कि अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। और लास्ट 3 मंथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए बहुत अच्छा होता है। अनलकली हम थोड़े से बीच में भटके थे, क्योंकि हम सर का कॉन्सेप्ट तो सारा कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन ऑनलाइन है तो कभी कभी कुछ सब्जेक्ट इधर उधर हम देखने लगे, बुक पे ज्यादा वैल्यू देने लगे। जैसे हम कभी कभी टीओसी का बुक पढ़ने लगते थे, कुआ का बुक पढ़ने लगते थे। ये सब बिल्कुल गलत है। बुक हम लोग को, सबको बुक नहीं फॉलो करना चाहिए। 2 सब्जेक्ट में बुक फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली सीएन में तो बुक मस्ट फॉलो करना चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम में गैल्विन और सीएन में फ्रोजन बुक फॉलो करना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए बुक अगर सर जैसे टीचर मिले तो बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे मैं सर का सारा सब्जेक्ट तो अच्छा ही है, स्पेशली टीओसी, कोआ, कंपाइलर डिजाइन, ओएस और सीडीएस एंड पैरेलल, ऐसे जैसे वैसा टीचर तो हमें नहीं अभी तक कोई मिला है। और हम भी इधर उधर वीडियो देखे हैं, बट ऑनलाइन नेट सब उस समय उस तरह का नहीं मिला। तो तैयारी तो सबके अकॉर्डिंग सूट करता है, सबको क्या क्या चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग है कि सर के साथ जो हम 6-7 मंथ पढ़े तो सर बहुत मेहनत करवाए। तो सबसे प्लस पॉइंट सर का क्रेडिट जाता है मेरे तरफ से कि सर बहुत जेन्युइनली हार्डवर्किंग नेचर के हैं और कॉन्सेप्ट तो सही बताते ही हैं, साथ साथ बच्चों को हार्डवर्किंग नेचर डेवलप करवाते हैं। तो सर के साथ लगे रहें। बट हम जैसे उज्जवल सर जो रैंक लाए 75 या अंडर 100 जो रैंक लाए मेरे इंस्टीट्यूट से, वो सब डिजर्व करते हैं उतने अच्छे रैंक, इवन उससे अच्छे रैंक डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन लोग टेस्ट सीरीज, मॉक और प्लानिंग बहुत अच्छा किया। हम प्लानिंग में फेलवर थे थोड़े, हम टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाए। गेट ओवरफ्लो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट वो भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, कंपाइलर डिजाइन। और कंपाइलर डिजाइन से हमको डर लगने लगा, जबकि सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे, बट क्या जाने हम छोड़ दिए, किसको छोड़ के जाना, और क्वेश्चन इजी आ गया। नहीं, तब भी करो, आप पे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हुए और फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके मतलब 1400 6 महीने के अंदर में लाना मतलब बड़ी बात है भी, कि दूसरी ब्रांच से होकर दूसरी ब्रांच में आना और 6 मंथ में प्रिपेयर करना बहुत मतलब एक बहादुरी की बात है। यस सर, कुछ प्लस पॉइंट है, हमें भी अब अच्छा लग रहा है। हम पिछले बार जब गेट दिए थे बिना पढ़े हुए तो क्वालिफाई नहीं किए थे। मेरा 20 मार्क्स आया था 2020 में, और उसका रिजल्ट मार्च में आया था, तो हमको बहुत अफसोस लगा था कि हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। और मेरा सपना था कि ओल्ड आईटी में जाने का। वैसा अभी भी मेरा ओल्ड आईटी का सपना पूरा नहीं होगा, नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं। वैसे अभी ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और एनआईटी तिरची, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सारे एनआईटी एलिजिबल नहीं है। तो एनआईटी तिरची में स्पोर्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस, मेरा जनरल ईडब्ल्यूएस लगेगा तो मे भी हो जाए, अदरवाइज हम तो दोबारा तैयारी भी करेंगे कि अच्छे रैंक आए। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे उज्जवल सर और बाकी लोग जो किए वो लोग डिजर्व करते थे इवन टॉप 10, टॉप 20 रैंक। मतलब हमको ऐसा लगता है हम लोग वैसा किए थे प्लानिंग और टेस्ट, उसमें हम फेलुअर हैं, हम फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम बताएंगे तो सब लोग हंसेंगे। जैसे टेस्ट का हम 1 से 7 फरवरी को लगातार 12 टेस्ट दिए थे, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच फुल टेस्ट,
और उससे पहले सिर्फ 2 फुल टेस्ट दिए। तो ये बहुत गलती है। फुल टेस्ट हम लोग को 15 दिसंबर से शुरू कर देने चाहिए, और टॉपिक टेस्ट तो क्लास के साथ कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको 15 नवंबर से शुरू कर देने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, तो उसमें हम गलती किए थे। बट आप लोग को मेरे तरफ से 2-3 सजेशन है जो हम गलती किए थे, उसके चलते आप मेरा रैंक खराब हुआ था। फर्स्ट सजेशन ये है कि मल्टीपल रिसोर्स आप यूटिलाइज नहीं कीजिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए। अभी ऑनलाइन में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, जैसा हम गलती किए थे। जैसे मैं आपको गेट ओवरफ्लो पे फुल्ली स्टिक करना है। इस बार बुक भी आने वाला है, आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, फिजिकल बुक भी आ जाएगा और पीडीएफ में तो मिलेगा ही उसका वर्जन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर के पैकेज, सर जो मॉड्यूल देते हैं उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन चाहिए तो सर का जो आईगेट का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है, वो फॉलो कर सकते हैं। और बुक नहीं फॉलो कीजिएगा। ब्लाइंडली सजेशन मेरा है कि सारे सब्जेक्ट में बुक फॉलो नहीं कीजिएगा। टाइम उतना टाइम नहीं होता है कि बुक फॉलो करें। जैसे हम डीबीएस में हम फर्स्ट चैप्टर जो कोर्स होता है उसको 3 बार रीडिंग किए थे बेसिक पढ़ने, और उसमें हम लगभग 25 से 30 घंटे वेस्ट किए होंगे। मतलब डीबीएस पढ़ने में हम बुक में कम से कम 50 से 60 घंटे पढ़ते, और उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ था। तो बुक सब सब्जेक्ट के लिए नहीं होता। हाँ, एक और सजेशन, नेप्टेल लेक्चर आप 6 मंथ में नेप्टेल लेक्चर के थ्रू आप अच्छे से लर्न नहीं कर सकते हैं। नेप्टेल लेक्चर सभी के लिए सूटेबल नहीं होता है। नेप्टेल में बहुत चीजें रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत चीजें कोर्स ओरिएंटेड, थ्योरेटिकल रहता है। बट सर का जो कॉन्सेप्ट हो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए, तो सर का ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जैसा हमको मानना है। तो आप लोग टेस्ट, जैसे हम 2 पॉइंट बताना चाह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सर का क्लास रेगुलर अटेंड करना है, लेक्चर नोट्स बनाना है। इसमें हम सबसे फर्स्ट थे, हम सर का एक भी क्लास नहीं छोड़े थे, लेक्चर नोट्स बनाए थे प्रॉपर। उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन कम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। गेट ओवरफ्लो एक बार भी नहीं हो पाया था अच्छे से। तो आप लोग को बोल्डली सजेशन है, हम सर भी बोलते थे कि तुमको से गेट ओवरफ्लो पहले नहीं हुआ है, क्वेश्चन मांगे। तो गेट ओवरफ्लो का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लीजिएगा। मतलब 3000 लगभग क्वेश्चन है, उसमें 2000 क्वेश्चन इजी टू मीडियम है, और लगभग 500-1000 क्वेश्चन है जिसपे आपको थोड़ा टाइम देना हो। तो उसी को आपको टाइम ओवर हो जाएगा उसको अच्छे से करते। और अगर फिर भी आपको स्पेशल चाहिए तो सर का जो बुकलेट हो भी काफी है, और टेस्ट सीरीज से ही ओरिजिनल जो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज से होता है। बाकी सर के बारे में बात बताएं, सर अपनी तरफ से जो चाहिए गेट में अंडर 100 रैंक लाने के लिए वो अपना 100% देते हैं। उनके नॉलेज क्वालिटी से आप अंडर 100 रैंक ला सकते हैं, जैसे उज्जवल सर लाए, दिव्य लाए। और बाकी आपका कंट्रीब्यूशन, आप अपनी तरफ से अगर 100% देंगे तो नो डाउट अंडर 100 रैंक रहेगा। जैसे हम अपनी तरफ से सर 100% दिए, और हम अपनी तरफ से लगता है हमको कि 60-70% देते हैं, 100% नहीं दे सके तो हमको खुद रिग्रेट होता है। वैसे रैंक मेरा 500 के अंदर आ सकता था, उतने हम डिजर्व करते थे, बट थोड़ा रैंडम ऑर्डर और हम एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिए थे। मेरा मार्क एक कॉमन नंबर पॉजिटिव था और नेगेटिव 0.67, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो मेरा 50.33 था, नॉर्मलाइज 50 स्कोर था। 50 पे मेरा रैंक 1500 था, और आपको बताते हैं 1 नंबर का वैल्यू मेरा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता तो 1000 पे रैंक आ जाता। तो 50 पे लगभग 1500 रैंक थे इस बार का नॉर्मल स्कोर, और 55 पे लगभग 700 रैंक, और 60 पे अंडर 300 रैंक। तो 5-7 नंबर का बहुत बड़ा मार्जिन, मतलब बहुत रैंक का मार्जिन होता है। इवन हम 10 नंबर और बना सकते थे, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, उसका भी रिग्रेट मेरे साथ होता है। अगर हम 10 मिनट भी सेव किए रहते तो हम 60 तो ला सकते थे, 55 प्लस तो होता है। तो ये सब रिग्रेट होता है, सब टाइम मैनेज के सकते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, सर का लेक्चर अटेंड करना है, और बाकी सर बहुत हाईली मोटिवेटेड पर्सन है। बीमार और सभी सिचुएशन में पढ़ाना, और बहुत ज्यादा पढ़ाना, मतलब सब्जेक्ट इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीचर हम सर को मानते हैं, और लकी थे कि सर के साथ मिले और इस ग्रुप में हम भी शामिल हुए अचानक से। तो सर के बातों पे बहुत भरोसा रखना है, सर को लाइटली ले नहीं लेना है। बहुत जेन्युइन बोलते हैं, गुस्साते भी हैं। हम सर से बहुत बार डांट भी सुन चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में भी डांट सुन, तुम ध्यान से इधर उधर भटकोगे कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मतलब उस तरह से बोलते हैं। तो हम लोग को फोकस रहना है, और बहुत आईगेट फैमिली एक बहुत बड़ा फैमिली है। तो सर को हम पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं। सर आपको बातें क्यों बोल रहे हैं?
और बाकी सर कंटिन्यू करेंगे, बट मेरे तरफ से कहना है कि सर को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। हम थोड़े लैग किए थे फॉलो करने में, इसलिए मेरा रैंक खराब हुआ। अगर सर को हम और अच्छे से फॉलो करते जितना हम अभी बोलना चाह रहे हैं तो मेरा रैंक और अच्छा होता। तो सर को पूरी अच्छी तरह से आप फॉलो कीजिएगा। तो और किसी का एक्सपीरियंस? सोमिल से बात नहीं हो पाई है। सोमिल अभी 6 सेमेस्टर में है और इन्होंने 6 सेमेस्टर में 600 रैंक जनरेट कर दी है। तो सोमिल, आप कैसे प्रिपरेशंस करते थे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा था उस टाइम में? सोमिल, तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपने साइड में देख लेना एक बार, फिर लौट के आ रहा है आपके पास हम लोग फिर से वापस। तो बच्चों, आप लोग अपना डाउट पूछिए किसी से भी, जिससे भी आपको लग रहा है कि आपको डाउट पूछना है, पूछ सकते हैं। उज्जवल, तब तक आप टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दो कि कब से स्टार्ट किए थे, कैसे दिए थे टेस्ट को, और कैसे मतलब आप करते। जैसे आपको मैं जानता हूँ, आप और संस्कार दोनों लोग बैठ के एक साथ पढ़ते थे, कोचिंग के अंदर में रहते थे, तो कैसे रहता था आपका? और संस्कार, आप भी थोड़ा सा बताइए, आप भी बताइए सभी लोग टेस्ट के बारे में, और कब से स्टार्ट कर लेना चाहिए टेस्ट को, ज्यादा अच्छा रहता है। सर ऐसा है ना, टेस्ट सीरीज जितना जल्दी स्टार्ट करे उतना अच्छा रहेगा। मैं एक्चुअली शायद तक जून या जुलाई में कर दिया था, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ताकि ना मतलब मेन जो चीज है गेट में एग्जाम में जाके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। मेरे क्या था, मैं प्रीवियस ईयर करा था, टेस्ट सीरीज करा था और सर के बुकलेट्स करा था। मैं ज्यादा इधर उधर रिसोर्सेज फॉलो नहीं करा, मैं टेस्ट सीरीज ज्यादा ले लिया था, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही ज्यादा देना चालू कर दिया था। तो मैं अराउंड जुलाई से स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा था कि टॉपिक वाइज टेस्ट तो छोटे मोटे रहते, तो मतलब जैसे जो सब्जेक्ट हो गए, जैसे सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सब का मैं एक एक दिन में दो तीन तीन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे देता था। फिर ऐसे ही चलते गया, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे गया। फिर धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट वाइज गौरव, जैसे आप उज्जवल, जैसे आपने बताया कि आपने टेस्ट सीरीज ज्यादा ले ली थी, हाँ सर। तो क्या आपको मतलब उसमें से, जैसे आपने अभी 3 या 4 नाम बताया है बच्चों को, हाँ सर। तो उसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी लगी आपको? ठीक है, मतलब आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि 4 टेस्ट सीरीज लेना चाहिए या 2 ही से ही काम हो सकता है? सर मतलब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। मतलब मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने फोकस करता था और मैं एक्चुअली इधर उधर के रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना चाहता था, तो मैं ज्यादा टेस्ट सीरीज बाय कर लिया। एटलीस्ट 2 लेना चाहिए मेरे ख्याल से। मेडीज अगर 2 ले रहे हैं तो मेडीजी और सर का लीजिए, काफी अच्छा रहता है। अगर 3 पे जा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक या फिर अप्लाइड गेट का भी अच्छा रहता है। मैं लिया नहीं था लेकिन सुना हूं, तो ये तीसरे में ये चूज कर सकते हैं। बाकी 2 से भी काम चल जाता है। अराउंड 36 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो काफी रहते हैं। एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, और आपको कम लग रहा है तो 3 पे जा सकते हैं आप। सर जितना टाइम है उस हिसाब से टेस्ट आप ले सकते हैं। अगर आप लेट शुरू कर दें तो एक टेस्ट सीरीज से भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम उनको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं, थोड़ा सा बताइए ना, टेस्ट कैसे आप लोग टेस्ट कैसे देते थे, मतलब कैसे प्लान करते थे अब मुझे टेस्ट देना है? सर पहले तो टाइम टेबल बनाते थे कि अगले दिन कौन सा टेस्ट देना है, या अगले कुछ 15 दिन तक का टाइम टेबल, कौन कौन से टेस्ट देने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके टेस्ट देने हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं उनके टेस्ट देने हैं। तो जैसे टेस्ट हो जाता था तो उसका एनालिसिस भी करते थे, जैसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, सिर्फ जो गलत हुए वही नहीं, जो सही भी हुए। जैसे कोई क्वेश्चन सही भी हो गया तो उसमें बाकी क्वेश्चन क्यों गलत है ये भी देखना जरूरी रहता है। तो इसे क्या थोड़ा सभी टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे शुरू से ही? नहीं सर, शुरू में थोड़ा बहुत मतलब एंथुसियाज्म रहता है तो थोड़ा टेस्ट में मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम होता है तो थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर अपने आप को मोटिवेट करो, धीरे धीरे तो टेस्ट के मार्क्स भी बढ़ते हैं। फिर ऐसे मतलब कांस्टेंट, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट में आपके ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल भी मैटर करता है कि कितना डिफिकल्ट है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फिर 10 के नीचे भी आ जाते हैं कभी कभी 25 में से, तो वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि आप कितना सीख रहे हो टेस्ट से। मतलब ये मैटर नहीं करता आपके कितने मार्क्स आए हैं या रैंक कितनी आई है, वो मैटर करता है कि आपने टेस्ट में से कितना ग्रैप अप कर लिया है, कितना आपने सीखा है उस टेस्ट में से, और क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे। अगर टेस्ट में कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको कहीं लिखते जाओ, जैसे कोई सब्जेक्ट के पीछे, हर सब्जेक्ट के पीछे लिखते जाओ कि इस टेस्ट में या इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुई थी। और कोई अलग अलग मतलब जैसे टेस्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो एकदम ट्रिकी रहते हैं, तो उनको बुकमार्क कर लो या कहीं पे लिख लो, तो उनको लास्ट टाइम में रिवाइज करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो
ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो टेस्ट देना मतलब इजी रहता है। और ये टेस्ट देने आप से मतलब ये माइंड भी थोड़ा सेटल होता है। संस्कार और उज्ज्वल, ये भी आप मुझे बताइए कि आप लोग मतलब कहाँ पे गलती कर गए कि मतलब जैसे आप टॉप 10 में आ सकते थे, तो ऐसी कहाँ पे गलती कर गए कि फिसल गए हम लोग? थोड़ा सा सिली मिस्टेक थोड़ा सा हाँ टच सर, में सिली बताइए। मिस्टेक से ज़्यादा सिली मिस्टेक सर, सिंपल। मतलब मेरा तो ऐसा था कि 2-3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गया था और मैं कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ भी था, जैसे टीओसी का डिसाइडेबिलिटी है, उससे आता ही ये क्वेश्चन ये भी मैं जानता था, लेकिन फाइनली आखिरी में भी हो नहीं पा रहा था मेरे से, मतलब समझ नहीं पा रहा था, तो मैं लास्ट में छोड़ ही दिया और उससे फिर क्वेश्चन आ गया था 2 मार्क्स का, तो एक तो 2 मार्क्स वैसे गए और ऐसे कर करके बाकी में सिली मिस्टेक्स हुए, तो ऐसे मार्क्स चले गए। बाकी सर प्रिपरेशन तो आप भी जानते कि सेम रहता है, अप टू 1000 रैंक वाले का सेम ही रहता है, बाकी वो तो ऊपर सही नीचे बात। आता है वहां जाके। वो डिपेंड करता है 3 आवर्स के अंदर कैसे किए हम। तो दिप, आप कैसे टेस्ट वगैरह कब से देते थे? और जैसे मैं आपके बारे में बताऊं तो आपको मैं देखा है गेट के टेस्ट में कि आप उसी दिन टेस्ट दे देते थे जिस दिन आप हम लोग यहाँ पे टेस्ट को अपलोड करते थे। तो आपका क्या प्लान रहता था टेस्ट को लेकर? स्टार्टिंग में तो वैसे ही तो मतलब जिस दिन है उस दिन देता था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ था कि रिविजन वगैरह उतना हो रहा नहीं था मेरा। और जैसे मेरी ना नोटबुक वहाँ पे छूट गई थी भिलाई में, तो उसके कारण बीच में मेरे को छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा पिकअप करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट देना पड़ा एक दिन में, तो वैसे कर कवर अप करना पड़ा था। और आखिर में मतलब हो गया था, दिसंबर तक तो पूरा कंप्लीट हो गया था, मॉक टेस्ट होगा सब चीज़। और मेन मैं ज्वाइन किया था जुलाई के टाइम में, जब आई गेट का लॉन्च हुआ था टेस्ट सीरीज। और मेडी जी का थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैं, क्योंकि उस टाइम मतलब ऑफर के चक्कर में था मैं कि कहीं सस्ते मिल जाए तो। और बच्चों आप लोग भी अपना डाउट पूछिए, अनम्यूट होके पूछिए। जैसे में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि कोई भी आंसर दे सकता है। सर, हाउ डू यू ऑल कंट्रोल योर नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम? मतलब आप एग्जाम के टाइम में नर्वस हो जाते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? क्वेश्चंस नहीं बने तो बच्चों आप लोग भी अनम्यूट होके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो वैसा मेरे साथ हुआ था, तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे मेरा एग्जाम देने गया मैं, तो मेरा पहले क्या हुआ कि ना मेरे को पता नहीं था कि इसमें जम्बल होके आएगा। जैसे 2 नंबर के पहले आ गए, फिर 1 नंबर के बाद में आए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले मैं देखा तो मैं एकदम हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर स्किप करते करते तो 10 क्वेश्चन तक स्किप किया और मेरा सिर्फ 2 बस बना था, तो उसके कारण मेरा मोमेंटम बहुत ज्यादा गिर चुका था। तो उसके कारण मतलब सिली मिस्टेक भी हुआ मेरे से, और एक आध क्वेश्चन में जिसमें हिट करना चाहिए था तो वो हिट भी नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद एक ही चीज था कि इतना मेहनत किया तो अब तो ऐसे वेस्ट होने नहीं देना है। तो वो चीज बहुत ज्यादा पिक की थी मेरे को उस टाइम में। तो ऐसा यही चीज सोच सकते हो कि जैसे तुमको जो चीज मोटिवेट करे, कुछ ऐसा उस टाइम में सोच लेना। श्रीकांत, थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन पहले जाना, जो भी मिले इजी बनाओ, मोमेंटम गेन करो, और फिर उसके हार्ड भी मतलब इजीली बन जाते हैं, हिट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो हर्षित, जैसे अभी आपने जॉब छोड़ के प्रिपरेशंस किया, तो डर नहीं लगा आपको कि जॉब छोड़ के प्रिपरेशंस कर रहे हैं? तो कुछ लोग हाँ आपको और सुनना चाहते हैं कि फिर आपने टेस्ट कैसे दिया? मतलब 4-5 महीने ही थे आपके पास कंप्लीट प्रिपरेशंस करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको लोग सुनना चाह रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखें। सर मतलब आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, मैंने बताया था कि आप एक बार क्लास में बोले थे कि अगर कोई बैकअप होता है तो इंसान लेजी हो जाता है। तो बैकअप नहीं रहेगा ना, तो मतलब ज़्यादा हम एफर्ट डालते हैं चीज़ों के लिए। तो जब मैं जॉब छोड़ा ना, तो कोई बैकअप तो था नहीं। मतलब मेरे पापा का, मतलब हम लोग का भी बिजनेस है, बट बिजनेस इतना ऐसा नहीं कि मतलब मैं बिजनेस पे जा सकूं। और मतलब जॉब ही का था मेरा, मतलब जो भी था। तो बैकअप कुछ नहीं था मेरे पास। मतलब ऐसा था कि अगर गेट नहीं निकला तो फिर मैं, मतलब हालत खराब हो जाती है, मेरे को जॉब ढूंढना पड़ता है इधर उधर, और बहुत मुश्किल होता है गैप के बाद जॉब ढूंढना। तो मोटिवेशन तो वो था ही एक। फिर आपसे भी मैं टाइम टू टाइम बात कर लेता था, जैसे कुछ लगता था तो आप बताते थे कि और भी बहुत सारे लोग हैं जॉब छोड़ के जो आए हैं, जो कि कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब छोड़ के। वो भी था, घर वाले भी काफी सपोर्टिव थे, दोस्त भी काफी सपोर्टिव थे। तो आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था? मतलब आपने कब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और टेस्ट देना कैसे स्टार्ट किया? मेरा दिसंबर एंड में सिलेबस खत्म हुआ था, मतलब 31 दिसंबर के आसपास खत्म हुआ था, और मैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से चालू कर दिया था टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना। तो और मैंने सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट टेस्ट दिया कि मॉक टेस्ट पे चले गए थे आप? नहीं नहीं, मैंने सब्जेक्ट टेस्ट दिया नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरे को किसी दोस्त ने वो कह दिया था कि सब्जेक्ट टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, और टाइम नहीं था मेरे पास, मतलब सिर्फ जनवरी था, तो नर्वस होने का बिल्कुल टाइम नहीं था। तो उसने बोला था कि डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट देना करके। तो इनिशियली फुल लेंथ में भी मेरे मार्क्स कम आए, फर्स्ट टेस्ट में मेरे 37 मार्क्स आए थे। तो बट फिर धीरे धीरे सिली मिस्टेक्स कम हुई, और वीक टॉपिक्स को मैं रिवाइज करता गया, तो मार्क्स ठीक आ रहे थे। फिर लास्ट टेस्ट में मेरे 60 मार्क्स आए थे।
जैसे इसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि हम अपना जो स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन सॉल्व करने का सर इनिशियली तो धीरे ही रहेगा, मतलब जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्व करके एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो थोड़ा धीरे ही रहेगा, आराम से टाइम लो और मतलब ओवरलुक मत करो चीज़ों को। अच्छे से जो भी कुछ पढ़ रहे हो, भले 10 चीज़ ही पढ़ रहे हो एक दिन में, लेकिन 10 चीज़ एकदम क्लियरली पढ़ो, अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, कुछ ऐसे स्किप मत करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन सामने से गुजरेंगे इनकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो बहुत सारे लोग क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं होने वाला है। ठीक है, गौरव बोलिए गौरव। यस सर, कहना चाह रहे थे कि हम गेट एग्जाम में 65 में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, मेरे साथ टाइम ही कम पड़ गया था। रीजन यही था कि हम बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बना नहीं पाए थे, कॉन्सेप्ट रहते भर में टाइम एक्चुअली में हम 10 नंबर का क्वेश्चन और जानते थे, बोल्डली हम ऐसा बताएं बोले तो सर भी बिलीव नहीं करेंगे, इवन हम 65 नंबर का क्वेश्चन जानते थे। आपको हम बोल्डली बता रहे 45 क्वेश्चन ही हम अटेम्प्ट कर पाए थे। मेरे पास अगर 15 मिनट टाइम रहता तो हम नो डाउट 60 प्लस स्कोर रहता और अंडर 300 रैंक। ये बोल्डली हमको पता है। सी का 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़े थे, एक डीबीएमएस का 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़े थे, तो जान रहे थे क्वेश्चन। तो हम बोल्डली सजेशन करेंगे कि आपको टाइम सबसे क्रूशियल थिंग है ओवरऑल गेट में, और टाइम इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से बनाना होगा। आपको सर के जो नोट बुकलेट है उसको पहले आप इवन अगर इजी बनाना है तो सर को बुकलेट पहले सॉल्व करने जल्दी, और प्रीवियस इवन वो भी ना सॉल्व करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से बनाएं, फिर उसको शॉर्ट पैटर्न से बनाना शुरू करें, 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी टाइम इंप्रूव होगा। इवन हम मैथ के टीचर हैं और आप एक बात बताएंगे तो आपको हंसी आएगा, प्रैक्टिस नहीं रहने के चलते एप्टी में मेरा 15 में 11 नंबर अटेम्प्ट किए, इंग्लिश नहीं आता है मुझे बिल्कुल, तो 11 नंबर अटेम्प्ट कर पाए, और उसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो हम गलती किए 2 नंबर का क्वेश्चन, तो मेरा 11 में वो 9 नंबर प्लस और माइनस करके 8.33 आया। तो एप्टी में मेरे 15 में 8.33 नंबर आए, जो बहुत निगेटिव मार्क्स है, और ओवरऑल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो उसके लिए हमको बहुत रिग्रेट होता है। एग्जाम से निकले तो सर को कॉल किए और सर को झूठ बोल दिए कि सर 50-55 क्वेश्चन बनाए हैं, हम झूठ बोल दिए 10 क्वेश्चन कि सर को बहुत बुरा लगेगा कि क्या बनाया है। बट सर को हम एक चीज बताया कि सर हम थोड़ा एक्यूरेसी अच्छा होगा मेरा, सर अच्छा हो जाएगा, रैंक एग्जाम तो खराब गया बट 1000 रैंक ला सकते हैं। तो ओवरऑल पता चला कि क्या क्या गलती की। तो आपको बोल्डली सजेशन करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। जैसे उज्जवल सर बता रहे हैं टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये दोनों तो बिल्कुल सर का और आपके मेहनत के बाद ये दोनों चीज मस्ट चाहिए अच्छे रैंक लाने, और नहीं तो अगर 1000, 1500, 2000 रैंक लाना है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का कोई जरूरत नहीं है और उतने अच्छे से प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है जैसे हम। बट रिग्रेट मेरे जैसा आपको भी करना होगा जैसे हम कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से फोकस करके कम से कम 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। 55 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कहेंगे 60 प्लस, 50 to 55 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए अगर गेट को अच्छे रैंक लाना चाहते हैं। मतलब अंडर 500 रैंक लाना चाहते हैं तो 55 अटेम्प्ट होना ही चाहिए। 60 प्लस भी अटेम्प्ट नहीं करना है, 65 में 5-6 क्वेश्चन छूट ही जाते, तो 50 to 55 क्वेश्चन श्योर अटेम्प्ट करना है। तो हम 5-6 क्वेश्चन शॉर्ट थे, और तो इसलिए इंपॉर्टेंट देना है टेस्ट सीरीज और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही टाइम आपको पढ़ाए, टाइम मैनेज। और कोई ट्रिप उज्जवल, मलकीत? सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे कि अगर फॉर वॉट एवर रीज़न, मतलब मैं तो खैर मोटिवेट करने आया है, मतलब मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी रीज़न से गेट बिगड़ जाता है, किसी भी रीज़न से, और अगर तुम्हारे पास जॉब है तो जॉब ज्वाइन करके गेट की प्रिपरेशन साथ साथ करना। अभी तो अच्छा भी है यार, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, तो आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। पहले क्या था कि ऑनलाइन चीजें उतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम था कि चलो अब ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको। तो यदि आपके पास जॉब है तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना कोई बुरा ही नहीं है, अच्छा है, बैकअप करना चाहिए। कुछ बच्चे लोग ये पूछ रहे हैं इंटर्नशिप और कोडिंग के बारे में, तो हर्षित क्या बोलते हो आप तो जॉब कर चुके हो ऑलरेडी, तो
इसके बारे में थोड़ा सा फोकस डालो। सबसे पहले तो सबके दिमाग में कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग आती है। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग डेफिनेटली हेल्प करेगा तुमको जॉब के लिए, बट जितनी कॉलेज मतलब कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हो, फोर्थ सेमेस्टर वाले कर सकते हो साथ ही साथ कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा 1-2 घंटा दिन में दे सकते हो तो दे लो, लेकिन फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर से तो बिल्कुल बंद कर दो, गेट पे फोकस करो। क्योंकि तुम लोग जैसे जिस कंपनी में जाओगे ना, अगर देखो सबसे पहली बात तो एमटेक करोगे ना, तो एमटेक में तुम्हारे पास पूरा टाइम रहेगा कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने का। ठीक है, मेरे सारे दोस्त कर रहे, सारे दोस्त सीख रहे, जिनको बिल्कुल नहीं आती थी वो भी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं अभी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। और दूसरी बात, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग जॉब में इतनी यूज नहीं आती है। ठीक है, जॉब में तुम फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे, कंपनी के जो चीजें हैं, कंपनी का पहले से फ्रेमवर्क बना उस पर काम करोगे। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें जॉब दिलाने में काम आएगी। ठीक है, तो जो हमारे जो टीयर 3 कॉलेजेस में जो कंपनीज आती है ना, वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब बहुत हाई लेवल नहीं पूछती हैं। तुम्हारे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं थोड़े बहुत, उतना ही पूछती है। तो तुम लोग वो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर वाले हो तुम लोग थोड़ा सा कर लो, काफी होता है। सिक्स सेमेस्टर में प्लीज आई वुड सजेस्ट कि गेट पे फोकस करो। कोडिंग हो जाती है, सब कर लेते हैं, सब जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती वो एमटेक में जाके सीख जाते हैं अच्छे से कोडिंग। मैंने ये उज्जवल तुमसे से क्वेश्चन पूछे हैं कि कुछ लोग कि यहाँ पे इंटर्नशिप कंपलसरी है क्या? सर हमारे टाइम तो इंटर्नशिप बोलते थे, लेकिन क्या सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, कोर्स सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। मतलब मैं तो कोर्स सर्टिफिकेट दिया था, उडेमी का एक कोर्स करा था। बाकी मैंडेटरी तो है नहीं सर, अभी भी नहीं होगा, ऐसा कर नहीं सकते वो क्योंकि वाला सर इतना वो इंटर्नशिप कहीं भी कंपलसरी नहीं है, और अभी यहाँ पर तो प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं है फिलहाल। CSB2 में सर तो इतना कहीं क्वालिफाइड नहीं रहते ना बच्चे की इंटर्नशिप कर पाए, मतलब कोई कंपनी उनको इंटर्न रखे, एज इंटर्न रखते हैं। नहीं, इंटर्न अभी देखो यार, ये लोग जो इंटर्न कर रहे हैं ना, ये लोग क्या होता है, अभी जो बच्चे हैं ना उसे वो नाम लेके मतलब उछलते रहते हैं। इंटर्न करने से कोई फायदा है भी नहीं। यदि आप आपके साथ में एक बच्चा गेट की तैयारी करके एक IIT जाके एप्पल में घुस जाएगा, और आप कहाँ रह जाओगे इंटर्न करके? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 15 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। कोई बताए ना कि हमारे बच्चों जो गेट निकाले हैं और जो मतलब एप्पल में, गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर, उनसे आगे निकल के चला गया हो। तो मल्टीपल आप मतलब इसके थ्रू आप बहुत तेजी से आप आगे निकल जाओगे। तो ज्यादा मतलब अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए चीजों को लेकर। तो बच्चों, आप लोग कोई डाउट पूछो, सबसे अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो सर। हेलो सर, मेरा डाउट 6 सेमेस्टर वाले सीनियर से है सर, कि आप लोग ने कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया गेट प्रिपरेशन में। जैसे कॉलेज में हम लोग को टीचर फोर्स करते हैं मैक्सिमम अटेंडेंस के लिए, तो कैसे उसको हैंडल किया सर? हाँ, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो उसके चलते तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मतलब कॉलेज के साथ कोचिंग भी कर ही सकते हैं। तो सुमिल, आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? समय आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अभी वॉइस अच्छी आ रही है। तो कैसे आप अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए, और अगस्त में मालूम पड़ा था कि आप एग्जाम दे सकते हो, तो कैसे आप 600 के अंदर में अपनी रैंक लेके आ गए? सर बस रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था, और जितना आप कहते थे उतने क्वेश्चन सॉल्व करता था गेट ओवरफ्लो से, और आपकी जो प्रैक्टिस बुक लेते। टेस्ट कब से स्टार्ट किया आपने था? सर जैसे सब्जेक्ट आप कंप्लीट कराते थे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके पार्ट टेस्ट दे देता था, और जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है वो मैंने 1 फेब को दिया था, फर्स्ट टेस्ट। तो वो जो 1 से लेकर 11 फेब तक दिया था, 12 टेस्ट दिए थे टोटल, फुल टेस्ट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप छोड़ दिए थे कि ये सब्जेक्ट नहीं करूंगा, इतने सब्जेक्ट करके जाऊंगा मैं? सर CO, CN और DBMS छोड़ दिया था मैंने। ओके, तो 3 सब्जेक्ट छोड़ने के बावजूद भी आप देखो बच्चों, यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि जरूरी नहीं है गेट में सारे सब्जेक्ट करके जाओ यार। इन्होंने 3 सब्जेक्ट छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने 600 के अंदर अपनी रैंक बना ली। तो 600 समथिंग इनकी रैंक है। तो बेटर है कि आप लोग भी अपने को जितना पढ़िए उतना अच्छे से पढ़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो बोलो सर। बोलो नितेश, बोलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर गेट के लिए कितना पढ़ना चाहिए, और सर एक साथ कोई एक मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि सर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 2 या 3? भाई कोई आंसर देना चाहता दे सकते।
सर वो डिपेंड करता है, मतलब ऐसा मैं तो एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ही करता था, मतलब लेकिन आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो, या फिर आप लोग को लगता है कि सी डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है एक साथ चलते हैं और CDTOC एक साथ चलते हैं, तो हो सकता है कि अगर वो कर सकते हो तो करो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बार में एक भी करोगे तो भी चल जाता है, ऐसा दिक्कत का नहीं है। अगर जल्दी स्टार्ट करो तो एक बार में एक ही करो, जैसे अभी टाइम नहीं है तुम लोग के पास, अभी स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तो कर सकते हो एक साथ एक दो, मतलब 2-3 सब्जेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मिक्स आएगा। मिक्स करके कर सकते हैं, मतलब जैसे एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो गया तो एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट हो गया, इस टाइप का थ्योरी सर मतलब। कितना टाइम सर पढ़ना चाहिए गेट के लिए? वो तो यार डिपेंड करता है सबके ऊपर, मतलब मैं तो 5 to 6 आवर्स पढ़ता था, बाकी कई लोग 8 to 10 आवर्स पढ़ते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद को जानते हैं कितना समय आप देंगे तो आप ये कर सकते हैं। मतलब डेली टारगेट रखो कि इतना मेरे को पोर्शन कंप्लीट करना है आज का, और उसके लिए आपको कितना टाइम लगा वो आप देख लो, तो उस हिसाब से आप अपने लिए सेट कर सकते हो लिमिट। जैसे थैंक यू आप सर भैया। जल्दी जल्दी आप अगर वो मतलब नहीं कर पाते हो ज्यादा देर तक, तो कम टाइम में ही जा करना सही रहेगा। थैंक यू भैया। गुड इवनिंग सर। सर एक डाउट था कि अभी अभी जस्ट अभी प्रिपरेशन चालू किया है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, तो अभी पूछते भी नहीं बन रहा है, मतलब किससे पूछे कहाँ पूछे, मतलब थोड़ा ज्यादा डाउट आ रहा है, तो कैसे सॉल्व फ्रेंड ग्रुप करना है? चाहिए? हाँ देखो सर है। जैसे आप तो ग्रुप में भी होगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में होगे, तो आप उसमें डालो। ठीक है, तो बच्चे लोग तो डिस्कस करते ही है व्हाट्सएप ग्रुप में ही। हाँ सर, इतना ग्रुप बना रहते हैं, मतलब उसमें उसको यूज करा करो, मतलब वो नोटिस के लिए नहीं है सिर्फ, वहाँ क्वेश्चन भी डाल के आप यूज कर सकते हो। दूसरा कि आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं ना, प्रॉपरली क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते ना, बहुत जल्दी क्या सोचते हैं कि खुद से अपना जो एफर्ट लगाते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो इसलिए फिर आप इस तरह से करोगे तो हर क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। तो पहले आपको अपना एफर्ट पूरा लगाना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, और उस सिमिलर क्वेश्चंस को देखना है कि उस टाइप के क्वेश्चंस और कहाँ आपने सॉल्व किया था। तो पहले आपको अपना पूरा 100% एफर्ट लगाना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन पे डाउट, हर क्वेश्चन बोला क्वेश्चन को ढंग से पढ़े नहीं, डाउट पूछ लिए, तो फिर सामने वाला भी आपको नहीं बताएगा और धीरे धीरे बोले अरे ये तो हर चीज में डाउट पूछता है, कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको अपना एफर्ट पूरा लगाना है। जब आपको लगे कि नहीं यार अब मेरे से बन ही नहीं सकता है, तब फिर आप लोगों का हेल्प लीजिए। ठीक है, ये भी हो सकता है सर कि जैसे उस समय आपसे नहीं बन रहा, फिर थोड़े दिन बाद बने, 2-3 दिन बाद बने, मूड फ्रेश है तब सॉल्व करने की कोशिश कर ली। पहले तो खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करना पूरा, उसके बाद ही मतलब बाकी जगह से। लोग पूछ रहे हैं कि रिवीजन के लिए कैसे प्लान करना चाहिए। सर रिवीजन के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूँ, मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो एक सब्जेक्ट को आप पहले पढ़े, उसके बाद 2-3 दिन गैप दे, ताकि मतलब ऐसा होता है ना कि आप अगर आप अभी तुरंत पढ़ के तुरंत टेस्ट दे रहे हैं तो वो तो याद रहेगा, लेकिन ऐसा गेट के एग्जाम के दिन आप 12 सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए गैपिंग बहुत जरूरी है। तो गैप रखना रिवीजन और टेस्ट के बाद। और एक दूसरा तरीका है कि आप पहले टेस्ट दो, उसमें अपना गलती फाइंड आउट करो कि कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से टॉपिक से मेरे को क्वेश्चन, मतलब थ्योरी याद है, कौन से टॉपिक से याद नहीं है। तो उसमें आपको ना अपने वीकर एरिया फाइंड होंगे, तो आप वीक टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। मैं ऐसी मतलब मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता था, मतलब पहले टेस्ट सीरीज देता था, फिर उसके हिसाब से मैं रिवाइज करता था, मतलब कौन से टॉपिक्स रिवीजन के लिए नीडेड है अभी, और कौन से सब्जेक्ट्स, ऐसा करता था। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट कर देता था, ताकि इसी वे मेरा रिवीजन होता था। एज सच मैं अलग से नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, बस ये टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करा था मैं। Am I audible? हाँ बोलिए बोलिए। सर ये लास्ट के 1-2 महीने का जो प्रिपरेशन था आप लोगों का, लाइक उसमें कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किए थे? लाइक क्योंकि लास्ट के जो 1-2 महीने होते हैं लाइक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है ऐसे रिटेन करने के लिए चीज़ों को। तो ऐसा था क्या उसमें कि किसी चीज़ को प्रायोरिटी किया हो और किसी चीज़ को थोड़ा कम प्रायोरिटी दिया हो? लास्ट के 1-2 महीने में तो मैं तो टोटली सॉल्व करा हूँ मॉक टेस्ट। बाकी दूसरे से पूछो क्या क्या, मतलब ऐसा, मतलब उस समय तक लास्ट के 1 मंथ तक तो सिलेबस कंप्लीट करा ही देते हैं सर। तो पूरा टेस्ट सीरीज में फोकस करना चाहिए जनवरी मंथ में। और दिसंबर में अगर आपका नहीं हुआ है कोई सब्जेक्ट तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट नहीं हुआ है कंप्लीट आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपका पूरा मतलब 10 सब्जेक्ट है ना टेक्निकल के, तो पूरे 10 के 10 टेक्निकल सब्जेक्ट खत्म करें। सर एमएसक्यू क्वेश्चन के लिए कैसे स्ट्रेटेजी रहती थी अटेम्प्ट करने की? जैसे एमएसक्यू क्वेश्चन सडनली बीच में आ रहे हैं तो उसमें बहुत अचानक से मतलब सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ता है, तो उसको मतलब कैसे अटेम्प्ट करेंगे जल्दी, मतलब वो सॉल्व हो जाए? उसमें काफी टाइम लग जाता है करने में सॉल्व। अगर एमएसक्यू क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, मतलब जैसे आप उस टॉपिक से अच्छा ग्रिप है उस टॉपिक पे,
तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं तो बोलूँ, मतलब मैं तो एमएसक्यू क्वेश्चन एकदम लास्ट के लिए रखा था, मतलब अगर टाइम बचता है, ज्यादा टाइम बचता है, तो वहाँ मतलब उस एमएसक्यू को सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप सामने ही एमएसक्यू डाल देंगे तो एमएसक्यू काफी टाइम ले लेता है कोई सा क्वेश्चन, तो बाकी आपके इजी क्वेश्चंस के ऊपर टाइम नहीं मिलेगा। तो एमएसक्यू लास्ट में रखना। और एमएसक्यू उतना उतना भी हार्ड नहीं है, मतलब आपका अगर बेसिक्स क्लियर रहेगा ना तो बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। बस एक के जगह 4 ऑप्शन को इवेल्युएट करना है, ऐसा रहता है। सर कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको देख के लगता है कि यार इसमें तो टाइम लगेगा, या फिर लाइक लगता है कि नॉट श्योर ये बन पाएगा नहीं, तो वैसे क्वेश्चंस को मतलब यूजुअली अप्रोच क्या होता है, सॉल्व करते हो आप या टाइम को देखते हुए रहने देते हो? मतलब मैं तो मतलब अगर बनता है तो मैं बना लेता था, नहीं तो मैं मतलब मेन एग्जाम में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बाद के लिए छोड़ दिया था अगर लास्ट में मेरे पास टाइम बचता है। क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है ना, वो आपका टाइम भी खा सकता है, या फिर या तो टाइम खाएगा या तो जल्दी बन जाएगा। अगर टाइम खा गया तो बाकी क्वेश्चन से आपका टाइम खींच लेगा वो, तो आप बाकी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, इससे मार्क्स डाउन होगा। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि वो सब क्वेश्चन को आप लास्ट में रखें, ताकि आपका लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसे कर पाए, वरना उसको छोड़ देंगे तो भी कोई रिग्रेट नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको वो उतना अच्छे से आता भी नहीं था। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन है उसका कि प्रोजेक्ट वगैरह कहाँ से खरीदें या बनाएं, कॉलेज संस्कार वाले बताएगा सर। संस्कार बताएगा। मैंने तो प्रोजेक्ट पहले ही बना लिए थे, तो मतलब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई थी। बाकी उज्जवल वगैरह तू बसते रह जाता है, बंद कर पड़ा है। सर आप संजीव म्यूट हो। संजीव का राजीव रंजन म्यूट हो जाओ। तो प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कुछ करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट के लिए जैसे कोई अपने मेंबर्स को इस तरह चुनो कि जो नॉन गेट वाले ज़्यादा रखो इसमें, तो वो लोग आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। बाकी गेट वाले सिर्फ एक ही रहो उसमें, तो इससे हेल्प मिल सकती है। और किसी का क्वेश्चन? हाँ हेलो सर मैं पूछ रहा था मतलब किस किस सब्जेक्ट के लिए बुक रिफर करना बहुत जरूरी है? मतलब मैं बता रहा हूँ, बुक रेफर करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर मैं बुक रेफर कर रहा था, मेरे को कुछ नया मिला तो नहीं था ऐसा, लेकिन आप सीएन के लिए बुक रेफर कर सकते हो। मतलब सर भी बोलते थे सीएन के लिए रेफर करो, तो मैं इसको रेफर करा था, वो कर सकते हो। और बाकी जैसे बुक रेफर कब करना है, जब अगर आपको जैसे आप टॉपिक पढ़े, जैसे टीसीपी का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है, तब जाके आप टीसीपी का टॉपिक बुक से पढ़ लें। ऐसा कर सकते हैं आप सारे सब्जेक्ट का, लेकिन ऐसा पूरा बुक पढ़ने जाओगे तो फिर दिक्कत है, आप प्रिपरेशन कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और ज्यादा टाइम खाता है, वो फिजिबल नहीं है। और एक चीज और पूछ रहे थे ना कि कौन से सब्जेक्ट में मतलब कम एफर्ट देने पे अच्छा रिजल्ट आ सकता है? एफर्ट तो पूरा सब्जेक्ट में देना, छोड़ना मत कुछ को। ओके ठीक सर। और किसी ने जो सब्जेक्ट के लिए बुक्स फॉलो किया है, और मतलब कैसे बुक्स फॉलो किए, कैसे पढ़ते हैं बुक्स को, कोई आइडिया देना चाहेगा इसमें? जो टॉपिक हार्ड लग रहा है बस उन्हीं को बुक से पढ़ो, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। मेन तो यूट्यूब में सारी वीडियोस अवेलेबल है, जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है पहले उसकी वीडियो देख लो, उससे अच्छे से समझ में आ जाता है। सर एक मैं बोलना चाहूँगा, सॉरी संस्कार सर कर दिया। CSA ना स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं CSA जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस बनते नहीं है उससे, और थोड़ा डिमोटिवेटिंग रहता है। तो ना उसको टाइम में तो अच्छे से कर लो, क्योंकि ना वो हर किसी को नहीं बनता है वो सब्जेक्ट। एक एग्जाम में ना एज मिलेगा तुमको, और उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं गेट में। मतलब अभी इस साल जो आए थे वो तो मुझसे बन गए थे, और आई गेस मतलब मैंने दिव्य लोग से भी बात की तो बन गए थे उनसे भी। CSA के क्वेश्चंस मतलब CSA इनिशियली थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि वो डेली यूज में नहीं आता हमारे, वो जो चीज़ें हम करते हैं कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड थोड़ा अलग हो जाता है। बट उसको पढ़ लेना, वो आ जाता है धीरे से समझ में, और क्वेश्चंस बन जाते हैं उसके, लॉजिकल रहते हैं। और किसी का डाउट? बोलते जाओ बच्चों, पूछते जाओ। टेस्ट सीरीज एनालिसिस पूछ रहे हैं सर। मैं कैसे करता था, जैसे टेस्ट सीरीज दिया, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, पहले तो उनको एक बार मैं पहले जो
सही हुए उनको एक बार विजिट कर लेता था कि और कोई तरीका है क्या इस सबको सॉल्व करने का। तो वो हो जाने के बाद फिर मैं जो अटेम्प्ट नहीं करा था और जो गलत हुए उन सबको देखता था। पहले तो ये देखता था कि उस टाइप का क्वेश्चन गेट में आ सकता है कि नहीं, मतलब कई कई क्वेश्चन रहते हैं ना सर टेस्ट में कि गलत ढंग से फ्रेम करे हो या फिर थोड़ा सॉल्यूशन गलत हो या फिर क्वेश्चन ही गलत हो। तो वो सबको मैं पहले तो एलिमिनेट करता था। फिर जितने क्वेश्चंस बच जाते थे उन सब का ना टॉपिक लिख के रख लिया रहता था, और क्वेश्चंस को अलग से सेपरेटली मैं बुक मार्क करके रख लेता था या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि वो बाद में काम आता है। तो जिन जिन टॉपिक मतलब जो गलत हुए हैं या फिर नहीं बना पाए तो उनका टॉपिक्स लिख के रख लिया रहता था। फिर वो 1-2 दिन में मैं रिवाइज कर लेता था या फिर उसी दिन मैं रात को बैठ के रिवाइज कर लेता था। एनालिसिस बस इतना ही, और कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब नोट करना है कि कौन सा वीक एरिया है तुम्हारा और उसको रिवाइज करना है बस। और किसी का डाउट? सर मेरा एक डाउट है। जैसे मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया, 1 ही महीना हुआ है मेरे को, और मैं अभी 6th सेमेस्टर में भी हूँ, तो फिर मेरा शुरुआत का CEDS COA ये सब भी छूटा हुआ है। वैसे तो मैं ऐप से वीडियो कवर कर रहा हूँ, पर और कुछ किया जा सकता है क्या ऐसे केस में कि मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया हूँ ज्वाइन करने में या फिर स्टार्ट करने में प्रिपरेशन, तो ऐसा कोई एडवाइस? 6M को तो लेट नहीं बोलेंगे क्योंकि काफी लोग जुलाई में स्टार्ट करते हैं। 6M भी जल्दी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा तुमको। बस मतलब जो कर रहे हो ना, जैसे अभी सर जो लाइव में पढ़ा रहे होंगे तो वो सब वो छूटना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे पुराना जितना है ना उसको कवर करते रहो। जैसे आपका सिलेबस नवंबर एंड तक भी खत्म होगा ना या दिसंबर मिड दिसंबर तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप टेस्ट मतलब जैसे टेस्ट जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है, साथ ही साथ टेस्ट और पढ़ाई भी हो जाता है। और किसी का डाउट? एक क्वेश्चन है कि 3 आवर्स में आप लोग प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? सर वो तो देव्य बता दिया। और मलकीत आप बताइए। सर जब बहुत सारे टेस्ट दिला देते हैं ना सर, मॉक टेस्ट, उसके बाद एग्जाम में शुरू में डर रहता है। एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट पहले बहुत डर लगता है क्या होगा, पर जैसे ही आप एग्जाम चालू कर देते हैं ना सर, और जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो सारा प्रेशर चले जाता है, आपका सारा फोकस उसी में रहता है। तो डर को हटाने के लिए बस सर टेस्ट ही दिलाना सबसे कारगर तरीका है। जितना ज़्यादा टेस्ट दिला सकते हैं उतना बेटर है, जितना आप कंफर्टेबल हो जाए टेस्ट दिलाने। ये तो सही है कि आप टेस्ट जितना ज्यादा देंगे आपका प्रेशर भी धीरे धीरे कम होगा, और करते रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है आपको। सर और जैसे आप हम लोग को 2-3 दिन पहले से टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे उस समय फिर कम नंबर आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कम नंबर आए इसमें, तो उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस समय आप चिल होके मतलब अगर रिवाइज कर रहे तो रिवाइज कर लीजिए। 1 दिन पहले तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, 1 दिन पहले तो और मतलब चिल होके थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए। बाकी 2-3 दिन पहले से तो टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं सही है, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन किसी का? पूछो भाई, पूछो, खटाखट पूछो। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी लाइव क्लास में चल रहा है या 2 या 3 सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहा है, उसके बाद फिर 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, तो जो पैरेलल में अभी जैसे लाइव चल रहा है तो उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बाकी वाला जो खत्म हो गया नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे रिवीजन में लाना है और उसको कैसे टैकल करना है, लाइव को भी और जो खत्म हो गया उसको भी? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि जो सब्जेक्ट हो जाते हैं वो छूट जाते हैं, तो आप लोग कैसे मेंटेन करते थे? मतलब 3 क्लास अगर लाइव चल रहा है उसके बाद आप तीनों का क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर अगर टाइम बचता है तो धीरे धीरे करके कवर करो, क्योंकि वो एट लास्ट हो जाता है, आखिरी में धीरे धीरे करके सब हो जाता है। लेकिन अगर टाइम नहीं बच रहा है तो उसको बाद के लिए रीशेड्यूल कर दो। मतलब कोई टाइम मिलेगा सर जिसमें जैसे 1-2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आप उस टाइम ज्यादा पढ़ा मतलब उस टाइम वो सब्जेक्ट कर सकते हो जो पीछे छूट चुका है। और अभी जैसे रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे अभी जैसे एडा चल रहा है तो सी पढ़ लिए साथ में, तो थोड़ा रिलेटेड रहेगा तो ज्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे, मतलब उसका रिवीजन चालू हो सकता है उसका। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एडा एक साथ चलता है मेरे ख्याल से, तो वो कर सकते हो। सी पहले हो जाएगा तो उसको कर सकते हैं हाँ। एडा के साथ। हाँ गौरव बोलिए। क्लासेस पे ज्यादा फोकस रहना है, ऐप वाले क्लासेस पे सेकेंडरी प्रायोरिटी देना है। मोस्ट ऑफ द क्लासेस को लाइव में ही अटेंड कीजिएगा,
लाइव में ब्रेन है जो ज्यादा एक्सेप्ट करता है चीजों को, जैसा हमें लगता है। तो सर के लाइव क्लासेस को ज्यादा वेटेज दीजिएगा और ऐप को सेकेंडरी दीजिएगा कि अगर किसी वर्स्ट केस में कोई टॉपिक छूट गया या कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो। और टाइम की बात रहा ना, तो हम आपको बोल्डली बताते हैं सर फिनिश कर देंगे। अगर जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं उनका सिलेबस नवंबर तक फिनिश हो जाएगा, और नवंबर पर फिनिश होने के बावजूद दिसंबर जनवरी लगभग 75 डेज रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए काफी होता है। और जैसे हम ही नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक फिनिश हो गया था सिलेबस, तो सिलेबस के तरफ से कोई दिक्कत नहीं था। मेन इशू है कि आप खुद अपने तरफ से ऑनेस्टली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और लास्ट के 2 मंथ में टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। मेरे साथ हुआ था, हम टेस्ट सीरीज कम लिखे। और 1-2 पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसा हम भी उज्जवल सर के फैन हैं, जितने अच्छे से टेस्ट सीरीज मैनेज किए, तो उज्जवल सर के अंडर 100 रैंक जो दोनों का आया उनमें सबसे प्लस पॉइंट ये था कि दोनों लोग ईयरली स्टेज में तैयारी भी शुरू किए थे और 2 साल से रेगुलर क्लासेस अटेंड करके पढ़े थे, और लास्ट 1 साल में जो इफर्ट था इनको बहुत बढ़िया था। जैसे मैं टेस्ट सीरीज प्रॉपर दिए, एनालिसिस प्रॉपर किए, तो जैसे उज्जवल सर को हमको मानना है कि उज्जवल सर डिजर्व करते थे 110 रैंक। अनफॉर्चुनेटली 2-4 नंबर के चलते, उनका सिली मिस्टेक के चलते 75 रैंक आ गया है। तो जो ईयरली अभी जो 4th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर वाले हैं, उन लोग के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर 3rd 4th सेमेस्टर वाले अभी अगर क्लास कर रहे हैं सर तो बहुत ही, जो अभी क्लास जो शुरू किए मई जून में, वो अंडर 100 रैंक लाना तो लाया जा सकता है, बट थोड़ा चैलेंजिंग होगा, आपको बहुत इफोर्ट करना होगा साइड। बट अंडर 1000 रैंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप ला सकते हैं इजिली। सर के साथ ऑनेस्टली रहिए, सर जो पढ़ा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज दीजिए। तो अगर आप अंडर 100 सोचते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अंडर 100 रैंक के लिए थोड़ा एक साल अच्छे से प्लानिंग चाहिए। आप अचानक से 8 मंथ 9 मंथ में नहीं ला सकते। टेस्ट सीरीज 2-3 मंथ पहले से अच्छे से देना होगा। तो अभी जो मेरा सजेशन है, जो सर का लाइव क्लासेस को बहुत ज्यादा बोल्डली ले और एक साथ 2 सब्जेक्ट की पढ़े। 2 से ज्यादा में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और अच्छे से थोड़ा पढ़े। और क्वेश्चन सॉल्व अगर अभी से आप जियो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ओनली 20 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत काफी रहेगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि शुरू हम 10 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करते थे, और लास्ट में प्लान बनाते थे कि अगर हम 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे तो 2 मंथ में 3000 क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो 50 क्वेश्चन जैसा टारगेट आप नहीं, पर डे 50 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन में आपको 30-40 क्वेश्चन इजी मीडियम मिलेंगे। अगर 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उसमें आपको 5 घंटे लग जाएंगे। तो आप मैक्सिमम टारगेट कीजिए 20 क्वेश्चन, 15 उसमें मिलेंगे आपको इजी मीडियम, 4-5 क्वेश्चन आपको 1 घंटा ईयरली फेज में लेगा ही लेगा। तो मेरा सजेशन है कि मेरे जैसे फर्जी चीजें आप नहीं सोचिएगा। हम लास्ट में इतना, जब दिसंबर था तब भी प्लानिंग किए थे कि लास्ट के जनवरी फरवरी में 60 दिन है मेरे पास, और हम चाहे तो पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 मंथ में हो जाएगा। तो ये सब चीजें, मतलब ये सब प्लानिंग नहीं, तो आप बोल्डली बताते हैं आपको अभी से 20 क्वेश्चन काफी रहेगा। और सर को फॉलो कीजिए, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। और ऐप मेरे लिए तो जो सर ऐप लिए है वो उसके लिए नहीं है, वो जॉब वाले के लिए है या जो वीक है उनके लिए है। लाइव क्लास अटेंड करना है, ऐसे क्लास नहीं छोड़ना है। तो मेरे तरफ से सजेशन है कि आप सर को ज्यादा अच्छे से फॉलो करें, और हम लोग से ज्यादा बड़े इंस्पायरेशन सर ही हैं। हम लोग जैसे तो हर एक साल आते ही रहेंगे, बट सर लगभग 12-15 साल से बहुत, मतलब एक आईगेट टीम बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का। तो सर को फॉलो कीजिए, हम लोग से ज्यादा सर जो एक पॉइंट बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए कि गेट ओवरफ्लो यूज करना है अच्छे से। टेस्ट सीरीज में बोल्डली इसका आईगेट का एक लेना है, और एक मेडिजी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का भी अच्छा होता है। और बाकी आप इधर उधर कोर्सेज में नहीं जाइएगा, जैसे मैं कोई अप्लाइड है तो क्या ये सब है, लेकिन ये सब बहुत प्रचार एडवर्टाइजमेंट है। जैसे आईगेट है, आईगेट हो रहे हैं, गेट एकेडमी है, कुछ लोग अन अकेडमी है, सब बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग है। ये सब पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। सर का क्लास अटेंड कीजिए, टेस्ट सीरीज प्लानिंग कीजिए, रैंक अंडर 500 अच्छे से ला सकते हैं। अंडर 100 के लिए उज्जवल सर जैसा प्लानिंग होना चाहिए। वो प्लानिंग हमको खुद सर से सीखना है थोड़ा सा कि कैसे टेस्ट सीरीज का प्लान किए थे, तो हम भी मिस किए थे टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा। बच्चों और कुछ आप लोग टिप देना चाहते तो दे सकते हैं सभी लोग 1 by 1। किसी और का भी डाउट है तो पूछ सकता है ना। सर एक पूछ रहा था, रिवीजन करके तुरंत टेस्ट क्यों नहीं देते थे मैं, मतलब क्यों नहीं देता था मैं। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ के उसको रिवाइज करके आज टेस्ट दे रहे हो,
तो वो तो आपका याद हो जाएगा, एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। लेकिन आपको गेट एग्जाम के एक पहले दिन में जाएंगे, उस दिन आपके पास 12 सब्जेक्ट रहेगा, तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज में गैप रखना, ताकि ऐसे आप रिवाइज करें तो 2 दिन में आप क्या क्या भूल जा रहे हैं वो टेस्ट देने के बाद पता चलेगा। तो वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप 12 सब्जेक्ट पढ़ के रिवाइज करके आप उस दिन गेट एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं ऐसा करता था, थोड़ा गैप रखता था। लोग पूछ रहे कितना गैप रखते थे आप? सर मैं तो उल्टा करता था ना, मतलब टेस्ट सीरीज देने के बाद रिवाइज करता था, लेकिन मैं वो बताया ऑप्शन कि आप गैप रख सकते हैं। आप 2 से 3 दिन गैप रखे, ज्यादा ज्यादा रखने से कोई मतलब नहीं है। देखिए सबका अलग अलग रहता है, अपने हाँ हिसाब सर। से प्लान बनाइए, कोई इशू नहीं है। और कोई ट्रिप दिब? सर ऐसा कुछ अप्रोच होता था क्या कि मतलब लाइक इस टॉपिक है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट को बाद में करना? नहीं, सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ फिल्टर नहीं करता था मैं, जो आते जाता था उसको करता था। सर ये घर पे टेस्ट देने का एनवायरनमेंट रहता नहीं है, तो आपने कैसे मैनेज किया मॉक टेस्ट देने? अब करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं है। मतलब अब तो कोविड के कारण फंस गए हो ना घर में, तो अब कुछ भी करके कर सकते हो, अब करना ही पड़ेगा टाइप से, है ना। एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे कि जैसे मैं पहले का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे, कि पहले भी जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 2014 में 2011 में भी अच्छा परफॉर्म, हर साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो लोग अपने घर में टेस्ट लिखते थे। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट तो आपका 13 से स्टार्ट हो गया था, 2013 से स्टार्ट हो गया। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे 2 दोस्त है, जैसे उज्ज्वल और संस्कार, ये लोग तो कोचिंग में आके बैठे रहते थे और टाइम पे टेस्ट लिखते थे, एनालिसिस भी करते होंगे साथ में। अब वो लोग ज्यादा बता सकते हैं कि दोनों क्या करते थे एक साथ कोचिंग के अंदर में, ठीक है। लेकिन जैसे पुराने बच्चे मेरे जो है वो लोग मुझे बताते थे कि सर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम 3 दोस्त हैं, तीनों अपने एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तीनों हम लोग डिसाइड कर लेते थे आज हमको इस कोचिंग का टेस्ट लिखना है, चाहे वाई गेट का हो चाहे कहीं और का हो, ठीक है। तो जब वो टेस्ट लिखते थे ना, तो तीनों एक साथ बैठते थे, सेम टाइम में बैठते थे, अपने अपने घर में बैठते थे टेस्ट देने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट था ये। टेस्ट खत्म होने के बाद मार्क्स देखते थे, कितना मार्क्स पाया। मार्क्स चेक करने के बाद तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस में आ जाते थे। आजकल तो कितना अच्छा है, इतना जूम भी नहीं था उस टाइम में, तो अभी तो जूम भी आपके पास है, ठीक है। तो तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस में आ जाते थे। कॉन्फ्रेंस में आने के बाद तीनों डिस्कस करते थे, यार ये क्वेश्चंस नहीं बना, ये क्वेश्चंस नहीं बना मेरे से, ये क्वेश्चंस नहीं बना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो जैसे 3 घंटे का पेपर है ना, तो वो लोग कम से कम 1 घंटे जो है एनालिसिस करने में देते थे, कम से कम 1 घंटे, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कि पेपर लेवल कैसा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। क्लियर रहा पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको ऐसे फ्रेंड ढूंढने पड़ेंगे, 2-3 फ्रेंड जो जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच हो रही हो, ठीक है, मैच हो रही हो, और उनके साथ आप इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको हम लोग 1-2 बार बता दी, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। डेली डेली तो नहीं बता सकते, तो ये सब प्लान आपको बनाना पड़ेगा। और जिस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, जो बच्चा मेरे को से बातें बताई, वो बच्चा आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जॉब कर रहा है और IIT खड़गपुर से पास है। उसका टीचर से प्लेसमेंट नहीं हुआ था भाई कॉलेज के अंदर में, ठीक है। वो BIT कॉलेज में था, IT ब्रांच में था, आज वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में। तो इस तरह से आपको खुद प्लान करना पड़ेगा कि अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है। सर एक और चीज़ है, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, उसके बाद ना जो तुम्हारा स्लॉट रहेगा ना, टेस्ट उस स्लॉट में देना। मतलब घर पे भी दोगे, जहाँ भी दोगे, जब टेस्ट सीरीज दोगे तो कोशिश करना कि तुम वही स्लॉट में टेस्ट दो। मतलब जैसे किसी का 12 से 3 होगा, किसी का 3 से 6 होगा, तो उसी टाइम टेस्ट देने की कोशिश करना। कोई चीज आपसे बन नहीं रही है, कोई भी टॉपिक नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल बिल्कुल वीक है, ठीक है। तो आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो मुझे सी नहीं बन रहा है, इसका मतलब मेरा फंडामेंटल ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रिंटर स्कैनर कैसा लगाना है। तो बहुत ही बेसिक बुक्स से स्टार्ट करिए आप लोग। ऐसी कोई बुक ढूंढिए तो एकदम बेसिक से बताया, 0 लेवल्स बना, ABCD से सीखिए आप, तब जाके चीजें आपसे बनना स्टार्ट होगी। या तो फिर रोते रहो, यार नहीं बन रहा नहीं बन रहा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास भी,
तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा चीजें आपसे, सीधी सी बात है। और एक काउंसलिंग का तो बात का रहता है, पहले आप गेट निकालो, काउंसलिंग वाउंसलिंग सब बाद में होगा, ठीक है। तो और क्या है, और किसी का डाउट? हेलो सर। यस, बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं अभी तो 6th सेमेस्टर में, आप तो जानते हैं, मैं 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। पिछली बार तो मैं सब सिलेबस भी कंप्लीट किया था, पर दिया था गेट में एग्ज़ाम, तो मैं 23 ही मार्क्स अचीव कर पाया। उसमें मैं स्टार्टिंग में नर्वस हो गया, तो उसकी वजह से मेरा ज़्यादा उसमें अच्छा नहीं कर पाया। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि सर तो मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ नोट्स बना हुआ है। इस पर टेस्ट भी दे रहा हूँ, संडे अभी डिसाइड कर दिया हूँ, मेडजी का भी ले लिया हूँ। मेडजी का दे रहा हूँ तो उसमें से मेरा 25 का टॉपिक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसमें से मेरा 9-10 तक ही आ रहा है अभी। तो मैं नर्वस हो रहा हूँ कि फिर पिछला जैसा रिपीट तो नहीं होगा। तो कैसे इम्प्रूव करें उज्ज्वल इसको? जैसे किसी का नंबर जो है 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो कैसे उसको इम्प्रूव करें? सर स्टार्टिंग में तो कम ही आता है। जैसे आपका टॉपिक वाइज टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, तो आप उसको इवेलुएट करो कि कौन से टॉपिक्स में आपका कम आ रहा है, और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, जैसे नोट से पढ़ो। और जैसे एक क्वेश्चन आ गया है, वो नोट्स में नहीं है आपके, तो आप उसके लिए बुक रेफर कर सकते हो। उसी चीज के लिए बुक रेफर करना है, उस चीज के लिए आप बुक रेफर करो, वो टॉपिक को आप डीप में पढ़ो बुक से, ताकि वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो। जो वीक पॉइंट हो ना, उसको स्ट्रांग करना है, क्योंकि स्ट्रांग वाला तो स्ट्रांग रहेगा ही। आप उसके क्वेश्चन बनाते रहेंगे, वो बनते जाएगा, तो वो स्ट्रांग रहेगा, वो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो वीक पॉइंट्स है ना, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। अभी तुम्हारे पास टोटली जितना महीना बचा है, 6-7 महीना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि आपका सिलेबस तो खत्म हो चुका है। तो आप प्रैक्टिस के लिए वही टेस्ट सीरीज दो, और आपके पास जितना, जैसे आईगेट का बुकलेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जितने बार हो सके बना लो, क्योंकि काफी टाइम है, तो 1-2 बार तो बना ही लेना। और मेन एकदम बेसिक्स अपना क्लियर करो, पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद फिर अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे, और धीरे धीरे तो मार्क्स इंक्रीज होगा। अभी तो कम ही आता है सबका, अराउंड मई में तो बहुत लोगों का नहीं आता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप इम्प्रूव होगा। आप जैसे जैसे वीक पॉइंट अपना इम्प्रूव करते जाओगे ना, वो इम्प्रूव होगा अपने आप। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाओ यार तुम दिनेश। मतलब आप प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपरली एनालिसिस करो कि कहाँ पे तुम वीक हो रहे हो, कहाँ से तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये जो 15 आपने 10 नंबर आपको मिला, कौन से क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने, किस लिए नहीं? सर एमएसक्यू में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसमें टाइमिंग कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। नहीं ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम तो लगेगा, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, अभी से तुम टेस्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो काफी टाइम है तुम्हारे पास, तो धीरे धीरे करो, कोई इशू नहीं है। इम्प्रूव करो और बुक्स फॉलो करो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाओ, ठीक है। सर गौरव सर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि गौरव सर के साथ ही मैं ज्वाइन किया था मई में ही, तो कुछ आइडिया तो सर को साथ होगा ही बहुत ज्यादा। हाँ गौरव बताओ भाई। फर्स्ट पॉइंट, हम 2020 में जब गेट दिए थे तो मेरा 21 नंबर था और क्वालिफाइंग 28 गया था। हम कुछ पढ़े नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही CDS थोड़ा थोड़ा सी जानते थे, और FT में ही 15-16 नंबर आए होंगे FT मैथ में। तो हमें बताना चाहिए, मार्क्स के बारे में भी नहीं सोचना है, कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। तो जैसे उज्जवल सर बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मस्ट है सॉल्व करना, मार्क्स को बिल्कुल भूल जाइए कितना आएगा नहीं आएगा। और रहा मार्क्स की बात, तो आपको हम बोल्डली बता रहे हैं, 80 नंबर आपको, 20 नंबर आपको MSQ आता है। मेरे पेपर में 11 क्वेश्चन थे MSQ के, 11 में 3 ही 4 क्वेश्चन वैसे होते हैं जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे में CN के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होते हैं बनाना MSQ, कोआ के मुश्किल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुश्किल होते हैं। तो बाकी CDS और एल्गो, डिजिटल, DBMS, इसके MSQ आसान होते हैं। तो सारे MSQ आपको डिफिकल्ट नहीं है। इवन मान लीजिए कि वर्स्ट केस में आप 20 नंबर का MSQ आप छोड़ दिए, उसके बाद भी 80 नंबर आपके पास, इवन आप 80 मार्क्स में आप 60 मार्क्स भी लाते हैं, अराउंड 75% मार्क्स आउट ऑफ 60 की बात बता रहे हैं, तो भी 60 नंबर पे अंडर 300 रैंक आता है, 300 रैंक। और 50 पे, जैसे 50 पे बता रहे हैं 1500 रैंक आता है, 55 पे 600-700 रैंक आता है। तो MSQ उतना वैसा नहीं। और रहा बात, आपको बता देते हैं बोल्डली, बहुतों अंडर 100 वाले वैसे इस बार लाए होंगे गेट में, जिनको MSQ में एक भी नंबर नहीं आया होगा और ओवरऑल उनका रैंक अंडर 100 आया होगा। ऐसे भी 2-4 बच्चे, क्योंकि अंडर 100 के लिए 67 नंबर चाहिए, 66 नंबर चाहिए, बात बता रहे हैं, मतलब 63-64 नंबर चाहिए।
तो MSQ न करके भी 200-300 के अंदर रैंक लाया जा सकता है, अगर एक भी MSQ नहीं करे तो उज्जवल से लेकिन पूछ लेते ना, उज्जवल ने कितना बनाया था, कितने गलत किया था। हाँ MSQ उज्जवल सर बता, हाँ MSQ में उज्जवल सर से पूछे कितने नंबर लाए थे, कितने अटेम्प्ट तो सर पूरा ही करा था, नेगेटिव नहीं था, और लगभग 60 to 70% सही हुआ था। याद नहीं सर, बिल्कुल याद नहीं है। MSQ में मतलब आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सर का सही हुआ था। हाँ 6-7 हुआ होगा, 3-4 तो याद है जो नहीं हुआ है, मतलब 13 अराउंड 13 MSQ थे, और 3-4 तो नहीं हुए थे, इतना याद है। बाकी मेरे पेपर में 11 MSQ थे, तो वही सर से भी हुआ जो इनको आसान लगा होगा। कोर CNOS में थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। और तो रहा बात उज्जवल सर जैसे अगर कोई रैंक लाना चाहते हैं तो उसमें 2 प्लस पॉइंट है जो उज्जवल सर के बारे में बता रहे हैं। एक 1000 रैंक वाला और 100 रैंक में क्या डिफरेंस है। उज्जवल सर ईयरली टाइम से टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाए। बाकी कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइएगा ज्यादा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप होगा। तो एज ए अच्छे अगर रैंक लाना है आपको, अंडर 100-200 जैसे हमको भी लाना है, तो हमको भी क्या फॉलो करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से 1-2 बार सोल्व करना, और टेस्ट सीरीज 1-2 टेस्ट सीरीज लेना है बट अच्छे से देना है, और टेस्ट सीरीज के बाद एनालिसिस करना है। जो उज्जवल सर बताया वही बात हम बताना चाह रहे हैं, और 1-2 चीजें ध्यान देना होगा तभी रैंक आएगा। बाकी 1000-2000 रैंक लाना तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है जितना आप डरना है, और NITs में जाना बहुत चैलेंजिंग नहीं है, आपको बोल्डली बता रहे हैं। जैसे मेरा 1500 रैंक है, इसके बावजूद हम जनरल से हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं IIIT बेंगलोर का कटअप 632 गया था, मेरा 634 स्कोर है, तो उसमें आने वाला है। IIIT इलाहाबाद जो टॉप IIIT वो मिल जाएगा आसानी से। NIT में तिरची मेरा EWS लग के ग्रुप 2 से, ऐसे कंप्यूटर साइंस वाला बीटेक वाला से नहीं, बट ग्रुप 2 से मेरा होने का चांस है। और तो बता रहा है कि इवन ये सब भी बहुत बेस्ट प्लेसेस हैं। और बाकी IITs में भी मेरा अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहता तो मिल जाता। तो आपको रैंक के लिए टेंशन नहीं है, बहुत कम नंबर पे अच्छे फ्यूचर हैं, मतलब आप जनरल से हैं तो 1500 रैंक पे भी अच्छे फ्यूचर हैं, 2000 रैंक पे भी अच्छे फ्यूचर हैं, OBC से हैं तो 4000 रैंक पे भी अच्छे फ्यूचर है। बट IIT बॉम्बे जाना है तो उसके लिए नो डाउट आपको अंडर 100 रैंक जैसा स्कोर करना ही पड़ेगा, और IIC बेंगलोर जाना है तो अंडर 50 इस तरह से। तो ओल्ड IIT के लिए जनरल के लिए 500 रैंक चाहिए ही चाहिए, 500 से और अंदर चाहिए। तो रैंक और मार्क्स के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। 500 के अंदर रैंक लाने के लिए बहुत कम नंबर चाहिए, 55-57 नंबर चाहिए, लेकिन उतना सबसे नहीं आ पाता है। तो लो 30-35 अभी अगर टेस्ट में भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। हम मेडिजी के टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाओ, प्रैक्टिस ज्यादा करो, जहाँ पे कमी है उसको इम्प्रूव करो, और डरो मत। डर जाओगे तब तो फिर नहीं होगा, डरना नहीं है, एंजॉय करो, क्वेश्चंस को लेके एंजॉय करो। अच्छा टेस्ट और कैटेगरी वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे ST की बात करें, अगर ST वाले को अगर 2000 रैंक पे अगर गेट में आ जाए तो आपको IIT बॉम्बे की मतलब ओल्ड IIT मिल जाएगा 2000 रैंक पे भी, और IIC बेंगलोर आपको 1000 रैंक पे भी IIC बेंगलोर का चांस रहेगा, IIT बॉम्बे का चांस रहेगा ST वालों को। तो कैटेगरी का भी फायदा है। तो कुछ जैसे खुद हम बता रहे हैं, मेरा जनरल EWS डाल दिए थे क्योंकि मेरा जॉब चला गया था, और हम भी पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एनुअल इनकम 8.5 लाख से कम नहीं था, तो हम EWS डाल दिए थे। उसके वजह से हमको NIT तिरची का चांस है मिलने का, और ऐसे जनरल से NIT तिरची 800 रैंक तक ही मिल पाता है, लेकिन मेरा EWS से और नन CS के चलते, अगर हम CS के रहते तो मेरा नहीं मिलता है NIT तिरची, बट मोस्ट प्रोबेबली मिल जाए। और IIIT इलाहाबाद तो श्योर है EWS के चलते, NIT इलाहाबाद भी श्योर है, और किसी NIT में हम एलिजिबल नहीं है। तो कैटेगरी भी बहुत प्लस पॉइंट होता है। और एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनली आपको कोडिंग और कॉलेज के जाने के बाद आपको फाइनली आपको प्लेसमेंट के लिए आपको CDS अलगू का एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। तो गेट वाले एक अपर एज में रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के मामले में, जो गेट का तैयारी अच्छे से करते हैं तो उनका लगभग कैंपस प्लेसमेंट का भी मानिए कि आपको 30 to 40% प्रिपरेशन हो जाता है। तो जो 3rd-4th सेमेस्टर में तैयारी कर रहे हैं उन लोग सर को फॉलो करें, प्लेसमेंट में भी फायदा होगा और गेट में भी फायदा होगा और फ्यूचर में भी फायदा होगा। CDS अलगो तो बहुत कोर सब्जेक्ट है, उसके अलावा DBMS और OS और CN का क्वेश्चन जनरली प्लेसमेंट में पूछा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो जैसे अजय ने पूछा ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट देने के बाद, उससे डरना नहीं अपने को। जैसे मैं अपने जो टॉपर्स उनसे बातचीत करता हूँ ना, तो वो लोग एक चीज बोलते हैं चीज को कि सर देखो नंबर कम आया उससे कोई इशू नहीं है,
जो 15 नंबर्स के क्वेश्चंस नहीं बने, मेरे से गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, उस पे ज्यादा फोकस करना और हैप्पी रहना। यार चलो मुझे मतलब मेरे से 15 क्वेश्चन गलत हो गए, उसको भी देख के हैप्पी रहना। स्टार्टिंग में ना, एंड में नहीं। स्टार्टिंग मतलब जब आप जुलाई में टेस्ट लिख रहे हैं, जून में टेस्ट लिख रहे हैं, अगस्त में टेस्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं ना, तो भी आपको खुश रहना है। इसलिए कि आपको ये सोचना है भाई इतनी अच्छी चीजें इसमें आ रही कि मेरे से नहीं बन रहा है, और जो सीखने का मौका रहता है आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, तो आप अच्छे से सीखते जाओ। क्वेश्चंस नहीं बन रहे मतलब कि ये गलत हो रहे हैं कि मतलब आप कुछ ना कुछ नया आप सीख रहे हो। सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे भाई तो तुम सीखे क्या? इसका मतलब वो टेस्ट तुम्हारे किसी काम का नहीं रह गया। यदि आप 100 में 100 नंबर ला दिए तो टेस्ट किसी काम का नहीं, मतलब आपने कुछ नहीं सीखा टेस्ट से। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मतलब जिसको दूसरे वे में सोचो आप, फ्रस्ट्रेट होने के बजाय कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, आपके मार्क्स कम आए, मतलब उस टेस्ट में आप ज्यादा सीखने वाले हो, ज्यादा सीखने वाले हो। यदि आपने 100 का 100 बना लिया तो आपने कुछ सीखा नहीं उस टेस्ट से। तो हमको गेट का एग्जाम लिखना ना, अपने आप को इम्प्रूव करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो वही तो क्वेश्चन गेट में आने वाला नहीं है भी है। तो आपको चीजें क्या करनी, सीखनी, नई नई चीजें हमको सीखने को मिले टेस्ट से। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों भाई उज्जवल, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। सर स्टार्टिंग में ऐसा मतलब टेस्ट देने से पहले और टेस्ट देते समय मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करना है, और जैसे टेस्ट खत्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो टोटली मार्क्स भूल जाना है। बस अब इस चीज में फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए और जो अटेम्प्ट नहीं करे वो क्यों नहीं करे। और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करे होंगे या फिर गलत बने होंगे, उतना ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट का चांस बनेगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे। मेन मेन यही है यार कि सोचने का तरीका, कंपटीशन आप देने वाले हैं, कंपटीशन आप करने वाले हैं, तो सोचने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों और कोई डाउट है आप लोगों का? सर मैं अभी अभी तो पैरेलल में सब्जेक्ट को फिनिश करूं या तो 1 बाय 1 करूं, क्योंकि मुझे 6-7 महीने हो गया पढ़े तो भूल जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तुम्हारे पास टाइम काफी होगा तो तुम पैरेलल में कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तुमको रिवीजन ही करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू सर। पैरेलल में करो, ज्यादा सही रहेगा। तो इस बार सीबीटी देने की भी कोशिश, अगर पॉसिबल होगा तो सीबीटी भी देना है इस बार, मतलब इन लोग को। हाँ, सीबीटी दे सकते हैं लोग, वो देंगे उस टाइम में जब आएगा तब। ठीक है, तो और कोई एडवाइस देना चाहता है लास्ट में? लास्ट वर्ड क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? बोला ऐसा कोई बात आपके मन में हो, सभी के जितने भी टॉपर्स हैं और बताना चाहते हैं बता सकते हैं। तो शायद सभी लोग बता ही चुके हैं लगभग मैक्सिमम चीजें। तो चलो बच्चों, फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। आज का इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा कि सभी लोग आए, और आप लोग भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप सबका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसे जो भी जिनका भी कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए मैं शेयर कर दूंगा, आप पर्सनली भी इससे बातचीत कर सकते हैं। और ठीक है, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है चीज़ों को, और माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करिए। ठीक है, माइंडसेट को चेंज करेंगे आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट एवरीवन। Thank you, sir. All the best, everyone. All the best. All the best. थैंक यू सर, ऑल द All the बेस्ट। best.